गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। सबसे आगे मैं आपको कहेंगे खुश आमदीद। मेरे साथ हैं मोहम्मद शुएब, मेरे साथ है सबीन फारूक। गुड मॉर्निंग। आज हम प्रोग्राम का आगाज करेंगे चाय की रेसिपी पूछकर, क्योंकि सबीन को चंद चीजें ही बनानी आती हैं, उसमें एक चाय भी है। मैं पीती नहीं हूँ चाय, तो इसलिए मुझे कोई खास शौक नहीं बनानी है। तो आती है ना, कोई मेहमान घर में आ जाए तो मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन चलें, बहुत सारे लोगों को इंटरेस्ट है तो आप बता दें। नहीं, मैं अपनी चाय की रेसिपी तो नहीं बता रहा आपको, लेकिन एक ऐसी रेसिपी आपसे हम शेयर करेंगे कि आपकी चाय में क्या होता है। मेरी चाय में होता है, आपकी चाय की रेसिपी हम क्यों नहीं पूछ सकते हैं? मेरी चाय मुनफरिद किस्म की चाय होती है जिसकी रेसिपी अगर हमने पूछ ली तो वो सीक्रेट आउट हो जाएगा। बता दूं, मैं कुछ बोलना, मैं भी कुछ कमा। गो अहेड। अच्छा, तो खुला दूध, अच्छा जी, डब्बे का दूध आधा आधा, अच्छा, और एक पानी। यानी अगर 1/3 खुला दूध है, 1/3 डब्बे का दूध है, 1/3 पानी है। सही है। 1 कप की बात कर रहा हूँ अभी, ठीक है। सही। 1.5 चम्मच पत्ती जरा ठोक के। ओके। चीनी में नहीं डालता, नहीं जैसे आपको पसंद है, ज्यादा पत्ती के साथ आपको चाय पसंद है। नहीं मुझे नहीं, मैं जिसके लिए बना रहा हूँ मैं उसकी बात कर रहा हूँ। मैं नहीं पीता, बेगम के लिए बनाता हूँ। और एक इलायची डाल के, वो मैं अपनी मर्जी से, अपने शौक से। ठीक है जी, आज जरा आप बताएं अपनी बेगम के लिए जब आप चाय बनाते हैं तो आपकी क्या रेसिपी होती है चाय की? आपकी बेगम को किस तरह की चाय पसंद है और क्या आप चाय बनाते भी अपनी बेगम के लिए? नहीं बनाते? आज जरा हमें व्हाट्सएप पे ये बताएं। ये एक बड़ा अच्छा काम है, ये अमल आप सबको करना चाहिए। ये बेगमों को शौहरों के लिए भी कर लेना चाहिए। हर वक्त तो कर रही होती है, पता नहीं क्या करें अब आप लोगों के लिए। मैं तो ये कहती हूँ आप लोग कहेंगे हमें खाना भी आप खिला दें, हम वो भी ना खाएं खुद से, मतलब सब कुछ आप हमारे लिए कर दें, हम बस बैठ जाएं, ये हमारी बड़ी मेहरबानी। अब मार्केट में ऐसी बीवियां नहीं आ रही बाय द वे। अच्छा, आगे बढ़ेंगे और बात करते हैं अब उस चाय की तरकीब की जो कि बहुत ज्यादा वायरल हो रही है। बहुत ज्यादा उस पर सवाल हो रहे हैं कि इस चाय को जब बनाया गया तो आपको हम दिखाते भी हैं। ये खबर वैसे भारत से आई है। दुकानदार करता है कि देगची में पहले वो डालता है दूध, इलायची, गुलाब की पत्तियां, फिर पत्ती और फिर चीनी, फिर डालता है बादाम, खसखस और फिर चाय को मक्खन का तड़का भी लगाता है और फिर करता है इस चाय को तैयार। ये देखिए हम स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। थोड़ा सा प्याज भी डाल देता है, थोड़ा अदरक का कुछ तड़का किसका लगता है? प्याज भी डाल दें थोड़ा। कोरमा नहीं बन रहा। अच्छा नहीं, मुझे लगा वो प्याज डाल नहीं, गुलाब की पत्तियां रेड था। लेकिन वैसे बात करें, इतना कुछ उसने मक्खन डाल दिया, उसने गुलाब की पत्तियां डाल दी, पता नहीं क्या क्या ऐड कर दिया। तो मैं ये कह रही हूँ कि तड़का भी लगा लेता। आई वुड लव टू ट्राई दिस। अच्छी लग रही है मुझे। पता है 150 रुपए की बेच रहे हैं वो इंडिया में। 150 या 100 रुपए? 150 नहीं है, 100 रुपए की बेच रहे हैं। 100 रुपीज 50 ऐड कर दिए इसमें। आपने 50, आपको ज्यादा अच्छी लगी, आपको बड़ी अपीलिंग सी लग रही है, तो थॉट के महंगी मैं एक्चुअली यहाँ के हिसाब से कैलकुलेट कर रहा था कि 150 तक बन जाएगी। इमेजिन कर रही हूँ कि मक्खन डाली हुई चाय कैसी होगी। तो चाय की तो ऐसी की तैसी कर दिया। ये मैंने नहीं कहा, एक सारे पे लिखा है सोशल मीडिया पर। एक ने भी कहा कि जिस तरह आपने कहा कि प्याज और लहसुन, तो वो कुछ ये भी कहते हैं प्याज लहसुन भी डाल देते हैं। एक सोशल मीडिया यूजर कहते हैं कि अब होगा ये कि जब तक हम आम चाय नहीं पियेंगे मैं सुकून नहीं आएगा, कि चाय का बड़ा गरक कर दिया इन्होंने। तो ये जनाब बहरहाल इंडिया में हो रहा है, बट यू नेवर नो, समटाइम्स किसी को पसंद भी आ रही होती है चाय। तो ये एक नई तरकीब थी और जो कि उन्होंने शेयर किया है। व्हेनेवर यू ट्राई समथिंग न्यू तो लोग जरा पसंद भी कर रहे होते हैं, तनकीद के साथ साथ। चलें तो बात कर ले हमने चाय की। अब बात करते हैं उस मौसम की जिसमें आपका चाय पीने का दिल करता है। क्या वाकई आज इस्लामाबाद, लाहौर, कराची, रावलपिंडी इस्लामाबाद का मौसम ऐसा होगा? आप हमें बताएं या आप हमें व्हाट्सएप करके बताएं। आपके इलाके में इस वक्त कैसा मौसम है, आप हमें जरूर बताएं। क्या वहाँ पर बादल हैं, क्या वहाँ पर बारिश हो रही है, क्या वहाँ पर अभी भी गर्मी है? क्योंकि हर इलाके पे अगर आप जाते हैं तो हर इलाके का मौसम मुख्तलिफ हमें नजर आ रहा था। आप अपने रिश्तेदारों को कॉल करें नॉर्दर्न एरिया में, कहते जी ठंड आ गई है। अब जो है ना हमारे रात में तो रजाइयाँ कंबल निकल चुके हैं और कोई मतलब ऐसा सीन नहीं है कि अब आप टी शर्ट्स और इनमें घूम सके। बट मैदानी इलाकों की बात की जाए तो वहाँ पर अभी भी दिन के टाइम ऐसी गर्मी होती है कि AC की जरूरत पड़ जाती है, लेकिन शाम में मौसम खुशगवार हो जाता है। वो लोग जिनको गर्मी थोड़ी ज्यादा लगती है, ठीक है। अब कुछ लोग जिनमें खून की कमी होती है या जिनको और न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज उनके अगर उनके अंदर होती है तो ज़ाहिर है उन्हें ठंड वैसे ही ज्यादा लग रही होती है, तो उन्हें AC की जरूरत नहीं होती। गॉट इट। आगे बढ़े, एक छोटा सा काम करें आप जी, और आप भी जी अपना मोबाइल फोन उठाएं। हाँ, उठाएं, यूज करें, कोई भी मैसेज करें द वे यू यूज योर फोन। आप भी ये करें नॉर्मली जैसे करते हैं, नॉर्मली जैसे आप फोन यूज। तो सबीन ने किया है कि दोनों हाथों से फोन पकड़ा है। करते हैं। हाँ, मुझे मैसेज करेगी, कुछ लिखेगी। एनीवेज, सबीन ने फोन पकड़ा है दोनों हाथों से और दोनों हाथों के अंगूठे से उसने फोन का इस्तेमाल किया। राइट, आपने कैसे किया है? समटाइम्स लोग एक हाथ से फोन का इस्तेमाल करते हैं, बस अंगूठे से इस्तेमाल करते हैं। समटाइम्स एक हाथ से पकड़ते हैं और अंगूठे से इस्तेमाल करते हैं। समटाइम्स दोनों हाथों से पकड़ते हैं और अंगूठे इस्तेमाल करते हैं। ऐसी क्या बात है, हर किसी का अंदाज मुख्तलिफ होता है। तो लोग बस फोन जो जिसका जैसे दिल करता है फोन। तो मैं आपको बताता हूँ कि जो हम अंदाज की बात कर रहे हैं, इसमें जो अंदाज है आपका वो क्या बताता है, तो ये मैं आपको बता देता हूँ। अच्छा, वो आपकी पर्सनैलिटी के बारे में बताता है, आप फोन किस तरह से इस्तेमाल करते हैं। बिल्कुल,
वो आपकी पर्सनैलिटी के बारे में बताता है। Exactly. सबसे पहले मैं बताऊंगा कि अगर आपने एक हाथ से फोन पकड़ा है, एक हाथ से फोन पकड़ के अगर आपने इस्तेमाल किया है, हाँ। तो उसका क्या मतलब है। तो मैं अमूमी अंदाज आपको बता रहा हूँ कि अपने फोन्स को हाथ में पकड़ने का अंदाज शख्सियत के बारे में क्या जाहिर करता है जनाब। तो फोन को एक हाथ से पकड़ना और उसी हाथ के अंगूठे का इस्तेमाल करना, ये एक छोटी सी एक जो हम बात करने वाले हैं कि एक है तो लाशऊरी अमल, लेकिन ये अंदाज आपके बारे में बहुत कुछ कहता है। इसका मतलब यह है कि आप इस किस्म के शख्स हैं जो बगैर कुछ काम अंजाम दिए कॉन्फिडेंस का इजहार करें। दूसरे लफ्जों में आप एक ऐसे शख्स हैं जो एक कमरे में अगर दाखिल हो तो फौरी तौर पर कोई चुटकुला, कोई लतीफ़ा, कोई ऐसी बात करेंगे कि उस महफिल का मूड बना देंगे। जबरदस्त, राइट, ये आपकी पर्सनालिटी को डिपिक्ट कर रहा है। अच्छा, ज्यादातर लोग मैंने देखा है ऐसे कर रहे होते हैं। अच्छा, फोन को दोनों हाथों से पकड़ना और एक हाथ के अंगूठे से इस्तेमाल, पकड़ा दोनों हाथों से, यूज आप नहीं है, शुक्र है, हाँ, यूज आप एक अंगूठे से कर रहे हैं। कौन लोग तो ये अंदाज आपको बताता है कि आप बहुत नज़्म ज़ब्त का मुजाहरा करते हैं और बहुत बड़े डिसिप्लिन्ड होते हैं, हाँ, और मोहतात भी रहते हैं, कॉन्शियस होते हैं चीजों के बारे में, सोच विचार करते हैं, सोचते हैं और उसके बाद फैसला करते हैं। फैसला करने से पहले काफी ज्यादा सोचते हैं, तो ये बड़ी अच्छी आदत है। पहली वाली भी मुझे बड़ी अच्छी लगी, सेकंड भी बहुत अच्छी लगी। तो मतलब हर इंसान अच्छी बुरी की बात नहीं कर रहे, तो सिर्फ बात करें कि फोन पकड़ने का अंदाज बता क्या रहा है। हाँ, वो नेगेटिव और पॉजिटिव बाजू का होता है ना कि आपकी पर्सनालिटी के बारे में पॉजिटिव है, पॉजिटिव डिफरेंट है, डिफरेंट एटीट्यूड है। अच्छा, अब मेरा वाला क्या? अच्छा जी, दोनों हाथों से पकड़ना, दोनों अंगूठे से इस्तेमाल करना, इसका मतलब ये है कि आपका जो नुक्ता नज़र है, हाँ। वो आपके कारकर्दगी के लिए आपके जज्बे की अक्कासी करता है। यानी वो हमें कामों के लिए एक मुनज़्ज़म अंदाज की, जो हम कदर की बात करते हैं ना, वो कदर करता है कि आप कितना मुनज़्ज़म अंदाज से कदर करते हैं। यानी यहाँ पे एक ऐसे शख्स हैं जो मुनज़्ज़म माहौल में परवान चढ़ते हैं, डिसिप्लिन आसपास, हाँ। और बड़े डिसिप्लिन्ड होते हैं, वक्त को बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं, वक्त की बहुत अहमियत है, इसकी बात को स्मार्ट वर्क पे बिलीव करते हैं, वक्त की बहुत इंपॉर्टेंस है उनके लिए, वक्त जाया नहीं करते वो, राइट। अच्छा, अब है जी फोन को एक हाथ से पकड़ना और दूसरे हाथ की उंगली से इसका इस्तेमाल करना। ये वाला अंदाज आपकी फिक्री फितरत को उजागर करता है। अच्छा। और आप वो शख्स हैं जो तन्हाई और गौर फिक्र पसंद करते हैं और अक्सर फैसले करने से पहले आप डूब जाते हैं पानी में नहीं, सोच विचार में क्रिटिकल होते हैं काफी ज्यादा, है ना। एक तरह से जो सतही सोच ये मतलब ये लोग नहीं रखते सरफेस सोच नहीं होती इनकी। अच्छा। किसी भी नतीजे पर पहुंचने से पहले हर जाविये, हर इम्कान को मतलब क्या हो सकता है उसका हर एस्पेक्ट उस पे हो जाएगा, उसके बाद कंक्लूजन पे पहुंचना है। ठीक है, तो अब ये तो फोन की हमने तो बात कर ली। मैं चाहूंगी कि कल एक रिसर्च आप ऐसी लेकर आए। आप आज पूछ लें मुझसे, आज पूछ लें। अच्छा, रिसर्च के लिए मुझे जरूरत है। अच्छा, जो लोग ड्राइविंग करते हैं, ड्राइविंग का अंदाज क्या बताता है आपकी? मुझे लगता है ड्राइविंग का अंदाज ज्यादा आपकी पर्सनालिटी के बारे में होता है। लेट्स सपोज कुछ लोग जो होते हैं वो ड्राइविंग करते हुए फोन की बात करना तो नहीं चाह रही, वही समझ लें। वैसे मैं करना नहीं चाह रही थी, आप बताते हैं। मैंने कहा मैं क्योंकि फोन की बात कर रहा हूं तो मैं आपसे कहलवाऊं ये, क्योंकि दूसरी बात का तो जवाब नहीं होगा अभी। जो लोग फोन इस्तेमाल करते हैं, ड्राइविंग करते हैं, उनकी पर्सनैलिटी बताती है कि बहुत ज्यादा इल डिसिप्लिन्ड है, वो बिल्कुल ठीक काम नहीं कर रहे, वो कतन सिरात मुस्तकीम पर नहीं चल रहे, वो गलत काम कर रहे हैं, वो दोनों हाथों से फोन यूज करें, वो एक से करें। ड्राइव करते हुए एक हाथ से फोन यूज करते हैं। अच्छी गाड़ियां आ गई हैं, चल जाती हैं, स्टीयरिंग के बगैर भी चलती हैं, मतलब स्टीयरिंग को ना पकड़ा गाड़ी स्ट्रेट जा रही है ना। आम लोगों की बात करें नहीं, अगर गाड़ी की अलाइनमेंट ठीक हो, आप मोटरवे पे जा रहे हो तो स्टीयरिंग छोड़ के चलाने में अल्लाह, इसका मतलब वो लोग रिस्क लेते हैं, उनको अपनी जान की कोई परवाह नहीं। वो लोग ये हमने थोड़ा सा उसको एनालाइज कर दिया, यकीनन आप भी इसको ऐसे एनालाइज करेंगे। और अगर आप करते हैं तो सेल्फ एनालिसिस इसका जरूर करें। दिस इज समथिंग वेरी सीरियस एंड वेरी वेरी बैड। चलें आगे बढ़ते हैं जी, एक और खबर शामिल करेंगे और वो है जनाब सर्फर से मुताल्लिक। समंदर की मुंह जोर मौजें और उस पर सवारी करना शौकीन अफराद करते हैं। तो अबू धाबी में एक ऐसा पूल तैयार किया गया है जहां आर्टिफिशियल तौर पर वेव्स क्रिएट की जाती हैं। इस पूल में बनाई जाने वाली समंदर जैसी इन वेव्स पर सर्फिंग से आप लुत्फ़अंदोज़ हो सकते हैं। यूएई में अबू धाबी में इस पूल के बारे में कंपनी के जनरल मैनेजर ने कहा है कि दुनिया का सबसे बड़ा मसनूई लहरों वाला पूल है। अच्छा, लोग अब जाहिर सी बात है, अगर देखा जाए तो अक्टूबर में इसको खोल दिया जाएगा शुएब, और अक्टूबर में लोग जाकर इसको एंजॉय कर सकते हैं। तो ठीक है, जो लोग समंदर में सर्फिंग नहीं कर सकते वो डरते हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है हर किसी की वो प्रैक्टिस नहीं होती। तो जाहिर सी बात है अब आप इस पूल में जा सकते हैं और अपना ये सर्फिंग का जो शौक है पूरा कर, मे बी आप यहाँ प्रैक्टिस करें, उसके बाद आप समंदर में जा सकते हैं, है ना? यस बिल्कुल, और नहीं भी जा सकते, आई वुड लव टू ट्राई दैट। अगर हो
मेरे पास ये ऑप्शन जाए ना पैकेज बना के आए अबू धाबी। हाँ ओके इफ यू इंसिस्ट। अक्टूबर में अच्छा जॉर्जिया की बात कर लें। जॉर्जिया की मोटरसाइकिलिस्ट की खबर है आज हमारे पास। क्या जबरदस्त कारनामा है इनका कि समंदर में मोटरसाइकिल दौड़ा दी है। जी हाँ, और इस मोटरसाइकिल पर सवार होकर वो बुहरे अस्वद में 33 किलोमीटर का फासला तय कर चुके हैं। ये देखिए हम आपको विजुअल दिखा रहे हैं कि ये चला रहे हैं बाइक और क्या जबरदस्त इनका अंदाज है। बस वाकई में ये तो बड़ी डेयरिंग सी बात है। कैसे चला ली? मैं वही सोच रही हूँ कि हाउ इज इट पॉसिबल। आई थिंक नीचे उसका वो सर्फर वाला बोर्ड है ना बाइक का, पर कैसे? जाहिर है हो सकता है। अच्छा बाइक नुमा ये वो जो वाटर बोट होती है, वाटर बाइक होती है बेसिक, मुझे लग रहा है वाटर बाइक है ये। दैट्स नॉट पॉसिबल ना। कैसे हो सकता है? नहीं हो सकता। अकल दंग रह गई है मेरी बिल्कुल। एक और खबर ऐसी उसमें अकल दंग रह जाएगी आपकी। क्या? हम नॉर्मली बंजी जंपिंग की वीडियोस देख रहे होते हैं। अच्छा आप ऐसे बंजी जंपिंग करना चाहेंगे? नहीं, कभी मैं नहीं करना चाहूंगी। दिस इज समथिंग जो कि मेरी टू डू लिस्ट में है, बंजी जंपिंग। जब भी पाकिस्तान में ये मुझे ऑप्शन मिले मैं जरूर करूंगा। बाहर जाने के लिए फिलहाल मुझे लगता है टाइम नहीं है मेरे पास। पाकिस्तान में करे जी मैंने यहीं पे करनी है, लेकिन खबर मेरे पास ये है टाइम नहीं है इनके पास। बिजी बात हूँ, काम कर रहा था आपके लिए सुबह से आगे का शो। ये वो वाली बात होगी कि आप प्राइम मिनिस्टर बनेंगे तो अगली बात होती है मेरे पास टाइम नहीं है, मैं प्राइम मिनिस्टर नहीं बन सकता। खबर में आए नहीं, आप देखिए शो करने रोज बस आज के आपके चले आगे मजीद हो जाएगी। मुझे लगता है आज आप बहुत ही फॉर्म में हैं। अच्छा खबर ये है कि एक पेशावर स्टंट ड्राइवर है और उन्हें गाड़ी के अंदर बैठकर बंजी जंपिंग करके नया आलमी रिकॉर्ड कायम कर दिया है। ये आप देखिए जी, बंजी जंपिंग इट इज डेंजरस। आई डोंट नो बट जाहिर है वो पूरे प्रोटोकॉल्स को फॉलो किया होगा और रिस्क तो हर काम में होता है। हर एडवेंचर अगर आप देखें उसमें रिस्क तो इन्वॉल्व होता है, तो इसी लिहाज से अगर देखा जाए तो इसमें भी सारे प्रोटोकॉल्स उनको फॉलो किया गया होगा। लेकिन डेंजरस के साथ मैं ये कहूंगी इट्स वेरी स्केरी। इट इज स्केरी बट माय क्वेश्चन इज कि बंजी जंपिंग उस भाईजान ने किया है गाड़ी ने की है? अच्छा वो अच्छा दोनों ने की है। ये बेसिकली इस गाड़ी की जो कंपनी है उसकी प्रमोशन के लिए वीडियो बनाई गई है। सो बुनियादी तौर पे ये कोई एडवेंचर उस तरीके से नहीं था, एक प्रमोशनल वीडियो थी फॉर द कार। और स्टंटमैन और कंपनी वैसे आपको प्रमोशन के लिए कभी मुझे नहीं करेगी, उसे पता है नहीं करेगी। हम दोनों को ही नहीं करेगी क्योंकि हम दोनों कहेंगे नहीं नहीं सिक्योरिटी आई मीन प्रिकॉशंस एहतियात ये नहीं होना चाहिए, इट्स नॉट गुड, हम ये करेंगे बात। चलें आगे बढ़ते हैं जनाब, कुछ और खबरें वो शेयर करते हैं आपसे, प्रोग्राम में आगे बढ़ेंगे। और अब बात हम करते हैं मेजर राजा अजीज भट्टी शहीद निशान हैदर, जिनका 59वां यौम शहादत आज मनाया जा रहा है। चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी, सर्विसेज चीफ्स और मुसल्लह अफवाज ने शहीद हीरो को खराज अकीदत पेश किया है। मेजर राजा अजीज भट्टी शहीद ने 1965 की जंग में वतन के दिफा में जान का नजराना पेश किया। मेजर अजीज भट्टी, उनकी फर्ज शनासी, अज़्म, उनकी कुर्बानी को हमेशा याद रखा जाएगा। ISPR ने अपने खुसूसी बयान में कहा कि मुसल्लह अफवाज मेजर अजीज भट्टी शहीद को सलाम पेश करते हैं और शहदा के खानदानों को खिराज तहसीन पेश करते हैं। एक ब्रेक की तरफ बढ़ेंगे, वापस आएंगे, साथ रहिए। वेलकम बैक। पाकिस्तान में गुज़श्ता कुछ अरसे से एक्स तक रसाई में मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। एक और इशू जो हम फेस करते हैं वो है समटाइम्स इंटरनेट बहुत सुस्त हो जाता है। मैंने जरा हाथ होला रखा लेकिन हाँ ज़्यादातर ये है जिससे हमने काफ़ी सेगमेंट्स हमने भी किए और सोशल मीडिया पे भी काफ़ी ज़्यादा इस पर डिस्कशन हुई कि हमारे जो फ्रीलांसर्स हैं उनको कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। जब ऐप्स डाउन होती हैं तो लोग क्या करते हैं, फिर जिस तरह हमने एक्स के हवाले से भी देखा VPN का इस्तेमाल काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया और लोग जो है वो VPN यूज़ कर रहे होते हैं। और ज़ाहिर है इसमें हुकूमत का एक मौक़िफ़ सामने आया कि जो इंटरनेट सुस्त रवि का शिकार है उसकी वजह VPN भी है, क्योंकि आप जब क्या होता है मुझे लॉजिक भूल गया, जब बहुत ज़्यादा VPN इस्तेमाल होता है तो जो कि ट्रैफिक बेसिकली रीरूट हो रही होती है, आप जो लाइव इंटरनेट है उसको रोक रहे होते हैं और उसमें ग्लिच पता नहीं क्या। आगे बढ़ते जी। अभी टॉपिक ये नहीं था, आगे टॉपिक ये था, ये जो VPN की हम बात इतने अरसे से करते आ रहे हैं, आप खबर ये आ रही है बल्कि तवातुर से आ रही है कि शायद गवर्नमेंट VPNs को बंद करेगी। तो PTA ने यानी पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी ने एक बार फिर ये वाजे किया है कि मुल्क में VPNs को ब्लॉक नहीं किया जा रहा है। ताहम उसने IT कंपनीज, सॉफ्टवेयर हाउसेज, फ्रीलांसर्स, बैंक्स और दीगर कारोबारी इदारों से दरख्वास्त की है कि वो अपने ज़ेर इस्तेमाल VPN को रजिस्टर कराएं ताकि बिला तातुल इंटरनेट सर्विसेज को यकीनी बनाया जा सके। तो VPNs को रजिस्टर कैसे किया जा सकता है और क्या इसके इस्तेमाल में भी मसाइल पैदा हो सकते हैं, तो इस मौजू पर आज हम बात करेंगे। मैं ज्वाइन किया डिजिटल माहिर उसामा खिलजी ने। उसामा बहुत शुक्रिया साथ मौजूद हैं। उसामा सबसे पहले तो यही जो वजाहत PTA ने की कि VPN को ब्लॉक नहीं किया जा रहा, कोई बैन नहीं किया जा रहा, थोड़ा इस पर मैं आपकी राय लेना चाहूँगा कि आपने कैसे परसीव किया इस चीज़ को?
जी, थैंक यू जी। इस पे हमें नज़र आता है बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है। कभी कहा जाता है कि वीपीएन ब्लॉक होंगे, फिर कहते हैं आप रजिस्टर करें, फिर कहते हैं नहीं-नहीं ब्लॉक नहीं कर रहे हैं, फिर कहते हैं आप दोबारा रजिस्टर करें। कई सालों से ये सिलसिला चल रहा है, लेकिन इसमें कुछ मसाइल हैं। सबसे पहले तो बात ये है कि वीपीएन को ब्लॉक करना कोई आसान काम नहीं है। चाइना जैसे मुल्क में भी अभी आप वीपीएन इस्तेमाल करके सारी वेबसाइट एक्सेस कर सकते हैं। तो उनको जो, और दूसरी बात यह है कि वीपीएन रोज नई कंपनियां बन रही होती हैं, तो मुमकिन ही नहीं है कि सारी वीपीएन को आप ब्लॉक करें। तो मेरे ख्याल से प्रैक्टिकली ये नामुमकिन है। दूसरी बात यह है कि आप पहले वीपीएन इस्तेमाल करने की जरूरत क्यों आ रही है लोगों को। एक तो वीपीएन सिक्योरिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप बिजनेस हैं, आप बैंक है या प्राइवेट यूजर है, आप चाहते हैं कि आपकी सेफ ब्राउजिंग हो, तो वीपीएन का इस्तेमाल जरूरी होता है उसमें। लेकिन इसके अलावा हुकूमत ने इलीगली और गलत तौर पे इतनी ज्यादा वेबसाइट ब्लॉक की हुई है पाकिस्तान में, जिस तरह के एक्स हो गया, जिसे ट्विटर कहा जाता था, जो कि एक जरूरी वेबसाइट है आजकल पूरी दुनिया में मालूमात तक रसाई के लिए, न्यूज के लिए। और अभी देखें पूरा मुल्क पाकिस्तान एक्स ब्लॉक है, लेकिन वजीर आजम भी, आईटी मिनिस्टर भी, सब जो है वीपीएन लगा के एक्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो आखिर इसकी तो क्या बनती है कि आपने ब्लॉक किया क्यों है? इस पे भी हमें सवाल उठाना चाहिए। बिल्कुल, ये ज़ाहिर है, ये सब इस पे सवाल तो ज़ाहिर है हम उठाते आ भी रहे हैं और आगे भी इस पर जब बात करते रहेंगे अनटिल एंड अनलेस इसका जवाब नहीं हमें मिल जाता कि वाकई अगर एक ऐप बंद कर दी गई है क्या रीज़न है, और फिर जब वो ऐप बंद है और वो ऐप सिक्योरिटी खदशात भी उसके हवाले से जाहिर किए जा रहे हैं, तो फिर जो है वो हुकूमत खुद क्यों उसका इस्तेमाल करी है और फिर क्यों उस पर ट्वीट्स करी है। अच्छा, अब ऐसे में बाकी ममालिक की आपने जिस तरह बात की, चाइना की आपने बात की कि वो भी कम्प्लीटली एक तरह से कंट्रोल नहीं कर सके वीपीएन की अगर हम बात करें, क्या कोई ऐसा मुल्क भी है जहाँ पर कम्प्लीटली वीपीएन को भी रजिस्टर करके कंट्रोल किया जा रहा है, जिससे हम एक रोल मॉडल उसको सामने रख के और उसके बाद वो इम्प्लीमेंटेशन हम पाकिस्तान में भी ला सकते हैं? देखिए, ये तो एक बहुत मुश्किल काम है। जैसे मैंने कहा कि चाइना जैसे मुल्क जिसमें सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी है, वो भी नहीं कर पा रहे। लेकिन ये अच्छी मिसाल नहीं है पाकिस्तान के लिए। क्या पाकिस्तान नॉर्थ कोरिया बनना चाहता है, या म्यांमार बनना चाहता है, या ईरान बनना चाहता है, या चाइना बनना चाहता है? ये कोई जमहूरी ममालिक तो नहीं है। तो हमें ये डिस्टिंक्शन भी बहुत क्लियर होनी चाहिए कि अगर हम दुबई जैसी या चाइना जैसा इंटरनेट बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो वहाँ तो बादशाहत है या वन पार्टी सिस्टम है। हमारे मुल्क में पूरा एक आइन है, जमहूरी निज़ाम है, उसमें इलेक्शन होते हैं और उसमें मालूमात तक रसाई जो है एक बुनियादी हक है। आर्टिकल 19A आपके आइन का आपको ये हक देता है, फिर इज़हार राय का भी हक है। तो इन चीज़ों को भी हमने देखना होगा कि अगर हम जो है चाइना, नॉर्थ कोरिया या दुबई जैसे ममालिक की मिसाल जो है देखना शुरू कर दें, तो हमारे लिए सही कंपैरिजन नहीं है। हमारे इधर इलेक्शन होते हैं, हमारे इधर आइन होता है, और हमारे इधर एक डाइवर्स पॉपुलेशन है। तो मेरे ख्याल से ये भी माइंड में रखना चाहिए हमें, अगर जब हम कंपैरिजन करते हैं। फिर भी करना पड़ा रजिस्ट्रेशन का ही अमल, तो फिर ये बिल्कुल स्मूथ प्रोसेस होता है नॉर्मली। अगर हमें ये कह दिया गया कि दैट्स द ओनली वे आउट, तो बस अब वीपीएन इस्तेमाल करना है, उसकी रजिस्ट्रेशन करनी है। ज़रा फ्रीलांसर्स को सबसे ज़्यादा ज़रूरत है इसकी कि वो अगर करेंगे तो उसके बाद ही वो एक्सेस कर पाएंगे ऐप्स को। तो क्या ये बिल्कुल एक स्मूथ और ईजी प्रोसेस होता है? देखें, कोई स्मूथ प्रोसेस नहीं चल रहा है इस मुल्क में। आप देखें इकोनॉमी पे क्या असर पड़ा हुआ है हुकूमत की वजह से। जो ठीक ठाक इंटरनेट चल रहा था, एकदम से आपने अजीब कोई फायरवॉल और वेब मॉनिटरिंग सिस्टम वगैरह लगा दिए, और इतना ज्यादा नुकसान हुकूमत को हुआ है। पाशा जो पाकिस्तान सॉफ्टवेयर हाउस एसोसिएशन है, उनके मुताबिक $300 मिलियन का जो है नुकसान पाकिस्तान को हो रहा है इस इंटरनेट के स्लो डाउन के लिए। लेकिन इसके अलावा आप देखें कि पाकिस्तान की रेपुटेशन पे कितना बड़ा इसका धचका पड़ रहा है, और उसकी वजह से आपके मुल्क में इन्वेस्टमेंट कम हो रही है। अब आपके पाकिस्तानी जो आईटी बिजनेसेस हैं, या तो वो मुल्क से बाहर जाके कहीं और सेटअप हो रहे हैं, क्योंकि वो अपने क्लाइंट सारी दुनिया में लूज कर रहे हैं। सही। फ्रीलांसर्स जो है उनके प्रोफाइल पे लिखा आ रहा है कि ये पाकिस्तान में मौजूद है। बिल्कुल ऐसा ही है उसामा। आई टोटली एग्री विद यू कि ये मसाइल जो है ज़ाहिर है कि हम फेस करें, हम देख भी रहे हैं। लेकिन अगर हम टेक्निकल एस्पेक्ट की अगर बात करें, रजिस्ट्रेशन जो होती है वीपीएन की, उसका जो प्रोसेस होता है वो कितना मुश्किल होता है उसको रजिस्टर करवाना। क्या उसमें भी कोई कॉम्प्लिकेशंस होंगी, कोई हर्डल्स आ सकती है? देखिए, मेरा मौक़िफ़ यही है कि हमारी जो पीटीए है और जो हुकूमत है, काफ़ी इनकॉम्पिटेंट है इन कामों में। अगर आप
ने इंटरनेट इतना स्लो कर दिया, आपको हम किस तरह ट्रस्ट करेंगे कि आप वीपीएन आपके साथ हम रजिस्टर करें तो वो भी सही चलेगा। मेरे ख्याल से इनको जो है इंटरनेट इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उनकी समझ भी सही तरह नहीं है, क्योंकि इतना आसान नहीं है कि आप कह दें अच्छा कुछ लोगों के लिए वीपीएन आप रजिस्टर करें वो ठीक होगा, औरों के लिए इंटरनेट मुख्तलिफ होगा। आप जब इंटरनेट में ट्वीक्स लाते हैं तो उसका असर पूरे मुल्क पे होता है। तो इवन टेक्निकली इसका जो है इम्पैक्ट अच्छा नहीं हो रहा। और सारी जो आईटी कंपनीज हैं और सॉफ्टवेयर हाउसेस एसोसिएशन हैं, उन्होंने भी अपनी स्टेटमेंट्स में यही बात की हुई है कि जिस तरीके से ये वीपीएन रजिस्ट्रेशन प्रोसेस चल रहा है, जो तरीकाकार है उस पर क्वेश्चन जो है वो जरूर उठता है। और जाहिर है वही लोग भी इस पर बात भी कर रहे हैं, सोशल मीडिया के हवाले से वो लोग यही बात करें कि तरीकाकार और एक क्लैरिटी बड़ी इंपॉर्टेंट है। बहुत शुक्रिया उसामा प्रोग्राम में हमें ज्वाइन करने के लिए। नाज़रीन आगे बढ़ेंगे और पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल की बात है। सियासी मंजरनामे में हम रोज़ाना देखते हैं हलचल ही हलचल नज़र आती है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदर और साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब की बात करते हैं, जिन्होंने सियासी तौर पर मुतहरिक होने का फैसला कर लिया है। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक नवाज शरीफ साहब मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों का दौरा करेंगे। वो सिंध भी जाएंगे, बलूचिस्तान भी जाएंगे, वो केपी भी जाएंगे, ताकि जमात को दोबारा फाल किया जा सके। और ऐसे में जब हम बात करें कि मुख्तलिफ सूबों में वो जाएंगे और आवाम को मुतहरिक करेंगे, जिसमें ज़ाहिर है उनका पूरा शेड्यूल सामने आएगा, इसमें पंजाब भी शामिल है, इसमें बहुत सी उनकी मुलाकातें भी तय हैं। और कुछ वज़रा ये राय रखते हैं कि गुज़श्ता माह लाहौर में मुस्लिम लीग नून की जो सीनियर क़यादत का इजलास हुआ था, उसमें जमात को निचली सतह पर दोबारा मुनज़्ज़म और फ़ाल करने का मंसूबा पेश किया गया, जो कि अच्छा मंसूबा था। और उसी के पेश नज़र नवाज शरीफ साहब अब इसकी ख़ुद निगरानी करेंगे। अच्छा, इसके साथ साथ ये भी कहा जा रहा है कि मुल्क भर में रैलियाँ भी निकाली जाएंगी मुस्लिम लीग नून की तरफ से। और हाल ही में हमने देखा भी कि मुस्लिम लीग नून की अगर हम बात करें तो ज़ाहिर है जैसे हम सब देखते हैं कि शहबाज शरीफ साहब मरकज़ी हुकूमत में हैं, उनकी नवाज शरीफ साहब की बेटी मरीम नवाज साहिबा पंजाब हुकूमत में हैं, सीएम हैं। और बहुत से जो अहम मामलात पर फैसला साजी है उसमें हम देखते हैं कि जमात जो है समटाइम्स ये देखते हैं हम कि कुछ अरकान राय रखते हैं कि हमें उस तरह से शामिल नहीं किया जाता। अब नून लीग का बेसिकली जमात के तौर पर क्या मंजरनामा एक तरह से होगा, क्या स्ट्रक्चर होगा, क्या चेंजेस होंगी, इस हवाले से बात करते हैं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं मारूफ सहाफ़ी हैं, तज्ज़ियाकार हैं आमिर ज़िया साहब। आमिर साहब बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। आमिर साहब ये अब जो कहा जा रहा है कि नवाज शरीफ साहब मंजर आम पे आएंगे, पार्टी के मामला संभालेंगे और जिस तरह से विजिट्स करेंगे डिफरेंट सूबों का, इसको आप किस तरीके से देखिए? क्योंकि हम काफ़ी टाइम से सुनते आ रहे हैं नवाज शरीफ साहब बस आ गए और अब पार्टी की क़यादत संभालेंगे, मीटिंग्स कर रहे हैं, इजलास कर रहे हैं, ये बातें हम सुनते आ रहे हैं, लेकिन प्रैक्टिकली हम कुछ देख नहीं पा रहे। तो क्या अब प्रैक्टिकली हमें कुछ नजर आएगा इन नियर फ्यूचर? बड़ी दिलचस्प बात है सबिन साहिबा के भी शुएब जो कह रहे थे कि मुतहर्रिक होंगे दोबारा, तो सवाल ये उनके चाहने वाले करते हैं कि वो मुंजमद क्यों हो गए थे, क्या वजह थी कि नवाज शरीफ साहब मुंजमद थे और वो दोबारा अगर मंजरनामे पे आ रहे हैं तो पस मंजर में क्यों चले गए? देखिए, नवाज शरीफ साहब ने बड़े भरपूर तरीके से पाकिस्तान की सियासत में एंट्री दी थी जब इंतखाबात हो रहे थे, और आम लोग जो उनके हमदर्द थे वो दावा ये कर रहे थे कि चौथी बार अब वो वज़ीर आज़म बनेंगे ही बनेंगे। लेकिन फिर हमने देखा कि वो आए थे पाकिस्तान को नवाजने, लेकिन फिर पाकिस्तान ने उनको नवाज दिया और वो खुद अपनी सीट जो है उसकी फतह पर NA 130 पर सवालिया निशान है। पातन की रिपोर्ट देखें, जो भी लाहौर की सियासत को समझते हैं कि उनको जिस तरह से जितवाया गया एक सवालिया निशान है, खुद उनकी बेटी की फतह पे एक सवालिया निशान है। आपने दूसरा बहुत अहम बात की सबिन साहिबा कि उनकी पार्टी का स्ट्रक्चर क्या होगा। देखिए, स्ट्रक्चर उनका जो है वो शरीफ खानदान के गिर्द घूमता है। आपने सिर्फ नाम लिया भाई का कि वो वजीर आजम है और जो उनकी साहबजादी हैं वो वजीर आला हैं, उनके समधी जो है वो नायब वजीर आजम है। बिल्कुल। और इसी तरह उनके जो मतलब है कि वो लोग जो आप समझे ना कि बहुत ही करीबी रुफका हैं, वो जो है मतलब मुख्तलिफ जगहों पर होते हैं और इनका हमेशा से अंदाज यही रहा है कि अपनी काबीना तक से मुशावरत नहीं करते थे, बल्कि काबीना में काबीना चलाया करते थे। जो किचन कैबिनेट होती थी उस पर कहीं भतीजा भी होता था, कहीं और भी भांजा भी होता था, फला भी होता था। तो ये इनकी तारीख रही है। तो अगर आप कहें कि जी कोई सियासी जमात हुई है, उस तरह की सियासी जमात जो जमहूरी जमात होती है, यानी कि इस पार्टी में ऊपर आने के लिए भी जो है शरीफ खानदान की खुशामद और उनसे वफादारी जरूरी है, ना कि असूलों की बात करना या जायज बात करना, जो मेरे ख्याल में हर हमारी बड़ी पार्टी का मसला है कि बहुत ही उनमें शख्सी और खानदानी जो है आमरीतें कायम है। तो इसकी वजह से आप देखें तो अगर आप ये समझते कि मुतारिक होंगे, क्या वो नया पैगाम लेकर आएंगे? अब उनके पास क्या पैगाम देने को रह गया है? क्योंकि जो कुछ इक़दाम उनकी पार्टी ने किए हैं PDM 1 के दौरे पर और फिर PDM 2 अब के दौर में, तो उस पर तो लोग उनसे बहुत नाराज हैं और उनकी क्रेडिबिलिटी जो है वो बहुत ज्यादा मुतासिर हो चुकी है।
और लग ये रहा है कि चाहे वो कानून साजी करते हैं तो खानदान के फायदे के लिए, जाती फायदे के लिए, या फिर महदूद सियासी मफादात के लिए करते हैं, तो उसमें फिर आप समझते हैं कि लोगों के दिल कैसे जीतेंगे? अब आपको यानी ये सब बातों के साथ साथ अगर वो फॉर नाउ मान लेते हैं कि थोड़ा सा साइड पर हुए ज़रूर थे, क्योंकि ये राय भी कायम हो गई थी कि पंजाब के मामलात में तो बहुत ज़्यादा वो इंटू हैं, बट बाकी मामलात में उस तरह से वो इंटू नहीं है। हाँ, मुलाकातें कुछ ज़रूर उनकी ऐसी हुई, वो चाहे सदर साहब हों, वो चाहे बिलाल भुट्टो जरदारी साहब हों, लेकिन अगर इन एक्चुअल ये होता है कि एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम सिंध का रुख भी करते हैं, बलूचिस्तान भी जाते हैं, KP भी जाते हैं, पंजाब तो ज़ाहिर है चलें इस वक्त हम देख रहे हैं वो है ही नून लीग के पास। अब ऐसे में अगर वो जाते हैं, जलसे करते हैं, रैलियाँ निकालते हैं, आवाम से कनेक्ट होते हैं, क्या इम्पैक्ट क्रिएट होगा पाकिस्तान की सियासत में इसका? मैं इम्पैक्ट से पहले एक बात आपसे करूं कि अंडरस्टैंडिंग है पीपल्स पार्टी के साथ कि वो सिंध में नहीं आएंगे। ये मुझे नून लीग के जो यहाँ के लोग हैं सियासत सिंध की, उन्होंने मुझे बताया कि सिंध उन्होंने, क्योंकि वो सिंध में आते हैं, चाहे वो देही सिंध में आए, शहरी सिंध में आए, तो उसमें पीपल्स पार्टी से इनका जो है एक वो होगा, टाकरा होगा, और अभी इनको पीपल्स पार्टी की मदद की और सहारे की बहुत जरूरत है। तो आप बिल्कुल ये चीज। अच्छा, फिर दूसरी बात है, आप रैली करेंगे, जुलूस करेंगे, तो क्या उन जुलूसों और रैलीज के लिए भी 40 नुकात शरायतनामा होगा या नहीं होगा, वो हम ये जानना चाहती है। क्या वो रैली भी 4 बजे शुरू होकर 7 बजे खत्म होगी, ये भी एक सवाल है। क्योंकि क्या ये इसलिए है कि PTI का जलसा हुआ? क्या ये काउंटर है उसका कि दिखाना है कि हमारे पास भी पावर है? देखिए, जब हुकूमत के पास ताकत होती है, वो पैसे खर्च करके बसें भर के ले आते। कोई देखिए, यहाँ पे हर पार्टी एक मजमा जमा कर सकती है। मजमा लाना बात नहीं होती है, बात ये होती है कि उसकी अखलाकियात क्या है, लेजिटिमेसी क्या है। इस वक्त नून लीग जो है अपने लोएस्ट स्टेप पर है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी डैमेज नहीं हुई इस पूरी सूरत हाल में, उनका जो किला है बड़ा मजबूत है और उन्होंने अपने आप को एक्सपेंड किया है। नून लीग अपने पंजाब जो उनका गढ़ हुआ करता था, वहां पर वो कहते हैं रस्सियों पर है, दे आर ऑन द रोप्स। और इस बात के साथ पूरे शरीफ खानदान को है। वो जिस तरह से जीते हैं उसको जीत आप नहीं कह सकते। उनकी जीत के ऊपर हर आदमी, उनकी पार्टी के लोग सवाल निशान उठाते हैं। अच्छा। जी कैसे जीत गए, मतलब है। तो ये चीज है कि वो आ भी जाते हैं, उनके पास क्या बात होगी कहने को। और वो पिछले 40 साल से मुतहरिक हैं। 1985 ज़िया-उल-हक साहब के दौर में इनकी ये आए थे सियासत के अंदर, उस वक्त से लेकर अब तक है ये पाकिस्तान की सियासत में। तो कौन सा इनकलाब बरपा कर दिया, कौन सी तब्दीली लेकर आए? आमिर साहब, इससे पहले जो हम स्ट्रक्चर, पार्टी के स्ट्रक्चर की भी जिस तरह हम बात कर रहे थे, नवाज शरीफ साहब जब बैकफुट पे गए, हमने देखा कि बहुत सारे सीनियर रहनुमा थे, वो पार्टी से उन्होंने लैदगी इख्तियार कर दिया। कुछ ने अपनी जमातें बना ली, कुछ वैसे ही नाराज होकर बैठ गए। तो अब जब मुतहरिक होंगे नवाज शरीफ साहब, सामने आएंगे, तो फिर क्या आपको लगता है कि रूठे हुए लोगों को थोड़ा मनाया जा सकेगा, जो कि बस नाराज हैं, अपनी पार्टी अभी तक नहीं बनाई? तो क्या वो जो यूनिटी है पार्टी के अंदर, वो वापस ला सकेंगे जो कि पहले की तरह थी? देखिए, उसकी वजह ये है, मुश्किल ये काम यूं है कि जैसे चौधरी निसार नाराज हुए थे, सबसे पहले आप याद करें, उसकी नाराज हुए थे कि उन्हें, वो कह रहे थे मैं मरियम नवाज के पीछे हाथ बांधकर नहीं खड़ा हो सकता। अच्छा, इसी तरह का शिकवा जो था शायद खाकान अब्बासी को भी था। मिफ्ता इस्माइल जो थे नवाज शरीफ के समझी से नाराज थे। तो जिस पार्टी में मेरिट नहीं होगा, यहाँ पर जो है सिर्फ खानदान के लोगों को पुश किया जाएगा, तो वहां पर खुशामदी तो उनके साथ हो सकते हैं। कोई जो मैन ऑफ कैरेक्टर है, जिसकी अपनी सियासी सोच है, जो समझता है कि जी इख्तिलाफ करना चाहिए पार्टी से, बड़ा मुश्किल है। पॉइंट आ गया। मतलब एक मामला और भी जिस पर कमेंट मैं आपका लूंगा, कल का पार्लियामेंट का इजलास, उसमें दो बातें दो मुख्तलिफ रहनुमाओं ने की, मैं उस पर कमेंट जरूर लूंगा। बिलाल भुट्टो जरदारी साहब ने जब इजहार ख्याल किया तो उन्होंने भी कहा कि पार्लियामेंट फंक्शनल नहीं है। ख्वाजा आसिफ साहब वज़ीर दिफा, वो भी ये बात करते हैं कि पार्लियामेंट फंक्शनल नहीं है। बहुत की पोजीशन के दो लोग कह रहे हैं कि पार्लियामेंट फंक्शनल नहीं है। ख्याल में इन्होंने सच बोला है, क्योंकि पार्लियामेंट आपकी कॉम्प्रोमाइज हो चुकी है। आपकी पार्लियामेंट नामुकम्मल है, उसमें एक फेडरेटिंग यूनिट की जो है नुमाइंदगी नहीं है सेनेट के अंदर। केपी के सेनेटर्स अभी तक मुंतखब नहीं हुए, मखसूस नशिस्तों का फैसला नहीं हुआ, ठीक है ना। उसमें आप जो भी कानून साजी करते हो मुतनाज़ा है। फिर अब जब लोगों के अंदर ये एहसास हो रहा है कि जो कानून साजी होती है वो आम की भलाई के लिए तो नहीं होती, वो कानून साजी तो अपने महदूद सियासी मफादात के लिए हो रही, जैसे कि अभी जुडिशल पैकेज की बात हो रही है। आप मुझे बताएं, आम आदमी जो तंग आता है वो लोअर कोर्ट से आता है। लोअर कोर्ट्स में जो कहते हैं पुराने केसेस का तनासुब सुप्रीम कोर्ट से कहीं ज्यादा है। भारत जैसे मुल्क में सिर्फ 33 जो है सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं, वो 1 अरब से बड़ा मुल्क है, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या आपको जरूरत पड़ गई कि 23 लोगों को आप 23 जजेस लाना चाहते हैं? क्या वजह है इसकी? इसके पीछे क्या आपके ज़ाइम है? सबको पता है इसके पीछे ज़ाइम है कि आप अदालती सिस्टम को मैनिपुलेट करना चाहते हैं।
हुकूमत चाहती कि जजेस के अपॉइंटमेंट में जिनका अमल दखल खत्म हो गया था दोबारा से बहाल हो जाए, ताकि इनके मंजूर नजर अफराद या खुशामदी अफराद को हायर कोर्ट्स के अंदर, सुप्रीम कोर्ट के अंदर तैनात किया जा सके। उनका मकसद ये है कि लोगों की जो एक कहते हैं रिटायरमेंट की उम्र बढ़ा रहे हैं, तो भाई क्यों बढ़ा रहे हैं? आप सवाल करें कि इनके बगैर काम नहीं चल सकता? क्या नए वकील पैदा होना बंद हो गए? क्या नए काबिल लोग नहीं आ रहे? क्यों इसके ऊपर जो है, तो ये सारी चीजें जो है इनकी मज़ाक़ा खेज है और पाकिस्तान की सियासत को मजीद प्रोटाइज कर रही है और उसके अंदर महाज़ाराई बढ़ा रही है। ये जो आप डिवीजन की बात कर रहे हैं, ये तो एक बहुत अहम बात है और अवाम भी यही बात करिए कि जब आप हर वक्त हम यही देख रहे होते हैं कि पार्लियामेंट में किस किस्म की गुफ्तगू की जा रही होती है, किस किस्म की एक तरह से एक दूसरे पर इल्ज़ाम तराशी हम देख रहे होते हैं। अवाम के मसाइल पे तो बात ही नहीं होती आमिर साहब। अवाम तो ये कहती है कि बिजली पे कब बात होती है, महंगाई पे कब बात होती है, लोगों की कब बात होती है। वहाँ पर तो ये बात होती है फलाने ने ये कह दिया हमें और फलाने ने हमें ये कह दिया। तो ये अब मंजरनामा आप किस तरह देख रहे हैं? ये मामलात किस तरफ आप जाते हुए देख रहे हैं, स्पेशली PTI के जलसे के बाद? उसके बाद तो मामलात सारे आपके सामने। तभी आपने बिल्कुल सही फरमाया। बात ये कि हमारी पार्लियामेंट में जो है वो एक पुअर किस्म का डिबेटिंग क्लब बन गया है और इतनी सतही गुफ्तगू होती है। अब ये बेसिक नाराज हो जो है ये पार्लियामेंटेरियन, तो आप देखें तो इनका अवाम से क्या ताल्लुक है? ये लोग किस तरह की कानून साजी करते हैं कि अवाम पे टैक्सेस का बोझ लाद देते हैं, कीमत बढ़ा देते हैं और अपने जो पर्क्स एंड प्रिविलेजेस हैं उनको बढ़ा देते हैं, हुकूमती खर्चे बढ़ जाते हैं, वज़ीर आज़म हाउस का खर्च बढ़ जाता है, प्रेसिडेंट हाउस का खर्च बढ़ जाता है, लेकिन अवाम को आप रिलीफ नहीं दे सकते। और मैं रिलीफ की बात ही नहीं कर रहा, आपने नाजायज इनके ऊपर टैक्सेस डाल दिए। जिस मुल्क में कॉर्पोरेट सेक्टर को 45 से 50% टैक्स मजमूई तौर पे देना पड़े, कौन आके पाकिस्तान में बिजनेस करेगा? आप ये डॉक्टर से, इंजीनियर से, प्रोफेशनल पढ़े लिखे पाकिस्तानियों से ये तवक्को करते हैं कि अपनी आमदनी का 50%, 40% हुकूमत की नजर कर दें। कौन आती है यहाँ पे? जबकि आप उसके बदले में टूटी हुई सड़कें देते हैं, पानी लोगों को जो है टैंकर से डलवाना पड़ता है कराची जैसे बड़े शहर के अंदर, यहाँ पे सिक्योरिटी नहीं होती, बात होती है तो कम होती है, और अगर होती है तो सिर्फ बात होती है, उस पर कोई लाहेअमल नहीं होता, उस पर कोई इम्प्लीमेंटेशन नहीं होती है, उसके हल की तरफ हम बढ़ते नहीं हैं। तो ये जो आवाम के मसाइल नज़र है, इस पर सबका फोकस होना चाहिए। शुक्रिया। मेरे साथ मौजूद थे, हमसे गुफ्तगू कर रहे थे। एक ब्रेक की तरफ जाएंगे, वापस आएंगे, साथ रहिए। वेलकम बैक। ये सुबह में आपको कहेंगे खुश आमदीद। हम अक्सर दीवारों पे ये लिखा हुआ देखते हैं, महबूब आपके कदमों में, बिगड़े हुए काम संभाल लें, अच्छा काम अगर हो रहा है तो उसको बिगाड़ लें, कोई कुछ भी चाहता है तो जो करना चाहता है वो कर लें, और ऐसा किया जाता है बहुत गलत कामों के जरिए। नंबर लिखा होता है और लिखा होता है हमसे रब्ता करें, हम आपका काम वो करेंगे जो काम कहीं से हो नहीं रहा, जो काम फंसा हुआ है। Exactly. और ये काले जादू के जरिए किया जाता है, ऑब्वियसली ब्लैक मैजिक, इट्स वेरी कॉमन। और लोग, जाहिर सी बात है, एक इस्लामिक पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो वो एक गुनाह अपनी जगह पे, बट एट द सेम टाइम इसको रोकने के लिए कानून का होना बहुत इंपॉर्टेंट है और उसके बाद उसकी इम्प्लीमेंटेशन बहुत ज़्यादा अहमियत रखती है। एब्सोल्युटली। सेनेट में एक बेहतरीन पेशरफ्त हुई है और सेनेट में जादू टोने की रोकथाम से मुताल्लिक फौजदारी कवानीन में तरमीम का बिल पेश किया गया है। सेनेटर समीना मुमताज़ साहिबा जिनकी जानिब से ये बिल पेश किया गया, जिसमें कहा गया कि जो शख्स जादू करेगा या इसकी तशहीर करेगा उसे 6 माह से 7 साल तक कैद हो सकती है। मुजरिम पर 10 लाख रुपए तक जुर्माना भी हो सकता है। जुर्म नाकाबिले ज़मानत तस्वुर किया जाएगा। तो इस अहम बिल पर बात करेंगे। हमें सेनेटर समीना मुमताज़ साहिबा ने ज्वाइन किया है। समीना साहिबा, बहुत शुक्रिया, आपने हम न्यूज़ को वक्त दिया। समीना साहब, सबसे पहले इसी बिल से मुताल्लिक आपसे मैं सवाल करूंगा कि ज़रूरत महसूस आपने की, आपने बिल पेश किया, क्योंकि ज़ाहिर है ये मसला बहुत अरसे से हम देख रहे हैं, इस पर बात होती है, लेकिन इतनी सीरियसनेस नहीं दिखाई गई कि एक बिल पेश किया जाए, कवानीन में तरमीम की बात की जाए। Assalamualaikum, Sabeen and Shoaib. Thank you for having me on your show and thank you for highlighting this issue. आपने बहुत अच्छा डिस्क्राइब किया पूरी बातों को। I think आधा तो आप लोगों ने बोल दिया उसके ऊपर कि ये जो एड्स लगे होते हैं दीवारों के ऊपर, एंड हमने इसी कंसर्न को देखा कि ये आपने जो बात की ना कि जो बिल पास नहीं हुआ था पहले एक इनिशिएटिव हुआ था सेनेट के अंदर ही 2017 के अंदर, बट वो ऐसे हुआ था कि वो प्रॉपर बिल पेश हुआ था। हमने क्या किया, बिकॉज उसके बाद हमारे पास इतने माफियाज़ हैं इस जादू टोने के एंड वो पॉलिटिकली बैकड भी होते हैं। हमने रीसेंट पास्ट में भी ये चीज़ देखी है कि कितना उनको बैकिंग है, जितना ये लोग इतना टीवी के ऊपर भी इसको अभी सोशल मीडिया के थ्रू बहुत ज़्यादा हाईलाइट कर रहे हैं कि पीपल आर मतलब जा रहे हैं पीरों के ऊपर एंड अनसोलिसिटेड ये बड़े बड़े इस्लामिक स्कॉलर्स हैं
जो कि मतलब जिनके प्रॉपर मगर क्या कहते हैं कि जिनको प्रॉपर लाइसेंस नहीं है ये चीज़ें करने का, तो वो फिर इस्लाम का नाम इस्तेमाल करके जी एग्जैक्टली इल्म नहीं है, लेकिन उसके हिसाब से वो फिर ये कुरान को ही ब्लैक लिस्ट ऐसे होता काला जादू ही है, जादू टोना जो भी आप बोल रहे हैं, इट्स जस्ट डिफरेंट वर्ड्स फॉर द सेम थिंग। और इसको अवॉइड करने के लिए हमने ये बिल मतलब पाकिस्तान पीनल कोड में अमेंडमेंट सज़ा डाली कि जब ये हो ही रहा है तो इसको बिल के बजाय इसको इवेंचुअली तो ये होगा कि वी विल बैन दिस, बट फॉर द टाइम बीइंग ये सज़ा करने की, क्योंकि अभी ये इतना ज़्यादा स्प्रेड हो गया है जैसे आपने कहा, और लोग इतना ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हैं। हमारी 80-90% अवाम तो जो यंग यूथ है वो उनके माँ बाप, किसी की शादी नहीं हो रही, किसी का बच्चा नहीं हो रहा, तो ये जो मौलवी होते हैं या जादूगर होते हैं या इस माफिया को मैं माफिया बोलूँगी या क्वैक्स होते हैं, वो इनको इस तरीके से आपको बुलाते हैं, ल्योर इन करते हैं। और ये सिर्फ वो तबका नहीं है जो अवाम जो पढ़ी लिखी ना हो, हमारे जैसे पढ़े लिखे लोग भी इनके पास जाते हैं, और जब हम उनके पास जाते हैं तो वो हमें हिप्नोटाइज इस तरह से करते हैं कि हमें कुछ दिखता नहीं, हम समझते हैं वो ही सही हैं। इस चीज़ को बंद करने के लिए ये सज़ा दी गई है, और इंशाल्लाह हमने कोशिश ये की है कि इसको इम्प्लीमेंट किया जाए इंशाल्लाह वंस द बिल इज़ पास फ्रॉम नेशनल असेंबली, ये फाइनलाइजेशन पे आ जाए कि हम फिर इसको इम्प्लीमेंट कर सकें। बिल्कुल बिल्कुल, इम्प्लीमेंटेशन ज़ाहिर है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है उसमें ना। सब आपने बिल्कुल ठीक बात की, ये एक तरह से हिप्नोटाइज ही कर दिया जा रहा होता है ना। लोग अक्सर बाद में कहते हैं हमें पता नहीं चला उस टाइम पर क्या हो रहा था हमारे साथ, और हम वो करते चले गए जो हमें नहीं करना चाहिए था। तो जाहिर सी बात है ये इम्पैक्ट जो है ये हम देख रहे होते हैं, उसके रुझान भी हम अपने मुल्क में बहुत ज़्यादा देख रहे हैं। अच्छा, अब जब ये कानून बन जाएगा तो फिर आपको क्या लगता है किस हद तक इसको रोका जा सकेगा? इम्प्लीमेंटेशन उसी हिसाब से अगर होती है जिस हिसाब से हम चाह रहे हैं, कितनी कमी मुतवक्को है? बीइंग अ चेयरपर्सन ऑफ द ह्यूमन राइट्स कमेटी, ये मेरा काम है कि जितना मैं कर सकूं अपने लोगों के लिए उतना मैं करूं, और स्पेशली ये तो दिस इज़ अ बेसिक स्टार्ट, बिकॉज अगर आप देखें तो हर जगह पे यही आता है कि जी मियाँ ने बीवी को जला दिया क्योंकि उसका बच्चा नहीं हो रहा था, वो कहते हैं जी फलाने की आपकी दुश्मनी है, उसकी पहली औलाद हुई है, बेटा है, इसको मार दो। ये बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो बहुत मतलब सोशल मीडिया के थ्रू ये लोग ये माफिया चला रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ हमारा काम है, आप जैसे टीवी चैनल्स का काम है, आप लोगों ने इतना अच्छा काम किया कि यू अप्रोच्ड मी एंड माशाल्लाह से यू हैव हाईलाइटेड दिस इशू। आई वांट पीपल टू नो कि अगर कहीं हो रहा हो तो अथॉरिटीज़ को हम बताएंगे कि ये जाके और वहाँ पे you know they go and get arrest these people concerned, exactly. और ये बहुत ज़रूरी है जी रिपोर्ट कर सकें और प्रॉपर FIRs लॉन्च हों। बिल्कुल समीना साहब, इसमें एक चीज़ और भी, क्या कोई स्टैट्स भी हमारे सामने आए? चूँकि ज़ाहिर जब हम बात करते हैं कि वॉल चॉकिंग की, और इसमें हमने ना सिर्फ कराची में बल्कि ज़ाहिर पाकिस्तान के दीगर और शहरों में भी ये देखा, देहातों में भी ये देखा कि दीवारों पर इस तरह वॉल चॉकिंग होती है, तो क्या स्टैट्स भी हैं हमारे पास कि पाकिस्तान में, मैं से कारोबार कहूँगा, चूँकि ज़ाहिर ये एक ऐसा घिनौना कारोबार है जो पाकिस्तान में हो रहा है और कई दहाइयों से हो रहा है, तो क्या स्टैट्स में मुरतब किए हमने किसी सतह पर, या माफिया इज़ द राइट वर्ड फॉर देम, कि हमें मालूम हो सके अच्छा कितने लोग हैं जो कि इससे मुंसलिक हैं, जो लोगों को गुमराह कर रहे हैं, गलत रास्ते पर लेकर जा रहे हैं, फ़ायदा उठा रहे हैं उनकी कम इल्मी से? देखिए हम एग्जैक्ट तो आपको स्टैट्स नहीं दे सकते, बिकॉज अभी तक लाइक आई सेड वी इंट्रोड्यूस्ड दिस बिल एंड इंशाल्लाह वी विल टेक इट टू द लास्ट स्टेप and that is what I plan to do. But उसके अंदर we are doing a research based work exactly किस location पे कितना है, लेकिन you can't say because you see it's different names that they use. अलग अलग नाम इस्तेमाल करके करते हैं, हर कोई ये नहीं करता कि जी जैसे आपने कहा कि एडवर्टाइजमेंट होती है, इम्पैक्ट जो है वो समीना साहब ज़ाहिर लाजमी होता है, और जाहिर सी बात है लोगों को सीधे रास्ते पर रखना, उसके लिए कानून बनना ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ताकि अकाउंटेबिलिटी हो सके, अरेस्ट किया जा सके, और एग्जैक्टली इस धंधे को रोका जा सके। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। इस वक्त आ जाता है एक ब्रेक करेंगे हमारे साथ। वेलकम बैक जी। अब एक ऐसे इशू पे हम बात करने लगे जिसका शिकार हम सब हैं, तकरीबन सब हैं, और मैं कहूँगी कि पता नहीं लोग कहते हैं मौसम की वजह से ऐसा हो रहा है या कुछ, लेकिन मेरे साथ जो है ना वो हर मौसम में अब देखा जाए तो मेरे बाल गिरना शुरू हो जाते हैं। कुछ लोग कहते हैं अच्छा पानी एक वजह हो सकती है, कुछ कहते हैं एज का भी फैक्टर है, एज का भी फैक्टर है, और फिर ऑब्वियसली एक अगर मामला देखा जाए तो लोग अक्सर ये भी कह रहे हैं डेफिशिएंसीज जो होती हैं वो भी बहुत मैटर करती हैं, वो सबसे ज़्यादा मैटर करती हैं। स्ट्रेस
अच्छा, स्ट्रेस से बाल गिरते हैं? मुझे नहीं पता था इस बात का कि स्ट्रेस इज अ कॉज जिससे बाल गिरते हैं। अच्छा, बहुत सी कॉजेज होती हैं, जरा कुछ हैं जो हम सुनते हैं, हम उस पर बात करते हैं। आज हमें बात करनी है कॉज की भी और ट्रीटमेंट की भी, एट द सेम टाइम लेटेस्ट प्रोसीजर्स क्या हैं जो पाकिस्तान में अवेलेबल हैं आपके हेयर फॉल के लिए। तो आप हमें कॉल भी कर सकते हैं। आपने जब कॉल करनी है, टेलीविजन का वॉल्यूम कम करना है, अपनी एज बतानी है, और अगर कोई टेस्ट कराएं तो वो बताने हैं, और कब से आप ये फेस करें आपने वो बताना है। तो हम कोशिश करेंगे कि आपके लिए जवाब हम ले सकें। हमें ज्वाइन किया कॉस्मेटोलॉजिस्ट एंड डर्मेटोलॉजिस्ट डॉक्टर आयशा तारिक साहब। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपने ज्वाइन किया। डॉक्टर साहब, आप सबसे पहले कॉजेज़ पर आते हैं। जेंडर वाइज शायद कॉजेज़ डिफरेंट भी हों, थोड़ा सा बताएं कि जनरली कॉजेज़ क्या होते हैं हेयर फॉल के? हर एज के डिफरेंट कॉजेज होते हैं। अगर हम यंग एज की बात करें, जिसमें लेट्स टॉक अबाउट टीन एज। ओके, टीन एज इज बिटवीन 13 to 19 ईयर्स। इसको मैं थोड़ा सा ज़्यादा कम कर लूँगी, लाइक आप 9 ईयर्स से 24 ईयर्स तक कर लें। इसमें कॉमनेस्ट रीज़न हेयर फॉल का स्ट्रेस, जो अभी आप कह रहे थे। यस, अब ये स्ट्रेस किस तरह का है? इट कैन बी फिजिकल स्ट्रेस और मेंटल स्ट्रेस। ठीक है, मेंटल स्ट्रेस, पेयर प्रेशर, पढ़ाई का प्रेशर, pressure to perform better, studies, exams का pressure, it's a leading cause of hair fall in this age group. And stress is everywhere. Yes, it is. And physical stress में ये जो इस एज के स्पेसिफिक बच्चे हैं, ये क्रैश डाइट्स करते हैं। ठीक है, कम टाइम में इन्होंने ज़्यादा वेट कम करना है, उसकी वजह से न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज हो रही होती हैं और बाल गिर रहे होते हैं। और स्ट्रेस की एक और फॉर्म ये भी है कि इनकी नींद नहीं पूरी होती बिकॉज ऑफ लॉट ऑफ स्क्रीन टाइम। ठीक है, नींद पूरी नहीं होती, बॉडी फिजिकल स्ट्रेस में जा रही होती है, एंड इट लीड्स टू हेयर फॉल। अब इसी एज में अगर हम यंग गर्ल्स को देखें तो उसमें एक लीडिंग कॉज है हेयर फॉल का आयरन डेफिशिएंसी, एनीमिया, खून की कमी। अब इस एज में क्या रीज़न हो सकता है कि फीमेल्स को, यंग गर्ल्स को हैवी मेंस्ट्रुअल साइकिल्स हो रहे होते हैं, उनकी मदर्स ओवरलुक कर रही होती, उनको नहीं समझ आ रही होती, और यही चीज़ प्रेगनेंसी में भी बहुत कॉमन है। प्रेगनेंसी में मल्टीपल फैक्टर्स होते हैं, लाइक हार्मोनल भी होता है, आयरन डेफिशिएंसी होता है, देन डिमांड बॉडी की ज़्यादा होती है और उस तरीके से आपको न्यूट्रिशंस मिल नहीं रही होती। ठीक है, और पोस्ट प्रेगनेंसी भी अगर देखें तो सारी जो खवातीन हैं वो ये कह रही होती है कि हमारे बाल तो बिल्कुल ये पोस्ट प्रेगनेंसी ही होता है हेयर फॉल। ब्रेस्ट फीड कर रही होती है मदर्स, और साथ में वो ट्रॉमा से, फिजिकल ट्रॉमा ही होता है ना, वेदर यू गो थ्रू द सी सेक्शन और द SVD, ये भी फिजिकल ट्रॉमा है, और स्ट्रेस की वजह से बाल गिर रहे होते हैं। देन एक बहुत ही कॉमन वजह है स्ट्रेस की, मेल्स में ज़्यादा है, विच इज़ एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया। जेनेटिक रीजंस होते हैं, यू आर प्री डिस्पोज टू जेनेटिक एलोपेशिया, लेकिन उसका टाइमिंग कैसे आएगा कि अर्ली है या लेट है, तो ये सारे जो फैक्टर्स होते हैं ये उसको स्पीड अप करते हैं। ओके, इसके अलावा रीजंस क्या होते हैं? अगर हम थोड़ी सी फिर दूसरी एज के पे चले जाएं, हम अगर यंग, आपने पहले ज़रा बात की ना, तकरीबन 23-24 साल तक के लड़के लड़की, 30 प्लस की अगर बात करें हम 40 तक की बात कर लेते हैं, उसमें ज़्यादा एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया होता है। एंड्रोजेनेटिक, देन न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज फीमेल्स को भी होता है। फीमेल्स में डिफरेंट पैटर्न डिफरेंट होता है, लाइक उनकी जो मांग होती है वो बड़ी होना शुरू हो जाती है, बाल पतला हो रहा होता है, लेकिन मेल्स में फ्रंटल लाइन रिसीड कर रही होती है, और ये टेम्पोरल रीजन इस जगह से। दिस इज जेनेटिक, राइट? इट इज जेनेटिक है सिर्फ ये। Yes. अच्छा, दूसरे फैक्टर्स क्या हो सकते हैं? जैसे हम अक्सर बात करते हैं कि डिफिशिएंसीज, वो चाहे आयरन डिफिशिएंसी है, वो चाहे विटामिन डी डिफिशिएंसी है। में जो सबसे कॉमन है इट्स आयरन, मैंने पहले भी बताया। देन जिंक इज अ ट्रेस एलिमेंट, जिंक। यस, देन विटामिन डी है, मैग्नीशियम है, और इसके अलावा हार्मोनल रीजंस भी होते हैं, थायराइड इश्यूज होते हैं और हार्मोनल चेंजेस होती हैं। तो ये सारे टेस्ट अगर आप करवाते हैं, डेफिशिएंसीज होती हैं, तो जाहिर सी बात है सारे टेस्ट ओके, इट्स गुड टू सी अ डॉक्टर, क्योंकि वो फिर क्लिनिकली देख के डिसाइड किया जाता है कि कट शॉट किया जाता है कौन सा है, क्योंकि सब टेस्ट कराना तो पॉसिबल नहीं होता, एक्सपेंसिव भी होता है। एक कॉलर भी है, उनको भी शामिल करते हैं। इफ़त साहिबा हमारे साथ मौजूद। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या पूछना चाहेंगी? जी, मेरा हेयर फॉल बहुत ज्यादा है, मैं उसके बारे में पूछना चाह रही थी। जी, मेरी एज 40 इयर्स है, मैं आरिफा से बोल रही हूँ। कोई सवाल जो आप करना चाहें उनसे? आप मैरिड हैं? जी, मैं मैरिड हूँ। आपके बच्चे हैं? नहीं, मेरे बच्चे नहीं है। हेयर फॉल कब स्टार्ट हुआ है? हेयर फॉल मेरे इन दिनों में ज्यादा हुआ है, और बहुत ज्यादा हो रहा है। जब भी मैं कॉम्बिंग करती हूँ या मैं शावर लेती हूँ तो मेरे बाल गिर रहे होते हैं, पानी के साथ भी। ठीक है, ठीक है। सो प्रोबेबली इट इज़ स्ट्रेस रिलेटेड। जिस तरह ये बता रही हैं कि ढेर सारे बाल हाथ में आ रहे होते हैं, इट्स टीलोजन फ्लूवियम इन आवर लैंग्वेज, और ये जब भी आप किसी स्ट्रेस से गुजरते हो उसके 2 to 3 मंथ्स के बाद ये स्टार्ट होता है।
ठीक है, ठीक है, और कम टाइम में ज़्यादा हेयर लॉस हो रहा होता है। ये रोका जा सकता है, बिल्कुल टाइम पे ट्रीटमेंट करने से रिवर्सिबल होता है। ट्रीटमेंट पे आ जाते हैं, हाँ ट्रीटमेंट्स पे आते हैं, लेकिन उससे पहले जिस तरह अभी इन्होंने ये बताया कि बाल धोने के बाद, वॉश करने के बाद हम देख रहे होते हैं सबसे ज़्यादा बाल तब गिर रहे होते हैं, वॉश करने के दौरान भी और उसके बाद जब आप कॉम्ब करते हैं, तो वो तो मैं कहूँगी कि एक ऐसा ट्रॉमा होता है कि अगर आप रात में शावर ले रहे हैं तो आपको नींद नहीं आती जितने बाल आपके हाथ में आ रहे होते हैं। बाल क्या वजह होती है? शावर लेने से बाल गिर नहीं रहे होते, लेकिन उस टाइम पे आपको ज़्यादा नजर आ रहे होते हैं क्योंकि अब बाल वेट होते हैं, और गीले बालों पे कभी भी कॉम्बिंग नहीं करनी चाहिए, नेवर डू दैट, ठीक है। विग्रेसली मसाज, कॉम्बिंग, टॉवल रैप नहीं करना चाहिए क्योंकि उस वक्त आपका बाल फ्रेजाइल होता है, ठीक है, टूट सकता है। लेकिन रीज़न कोई और होती है, रीज़न आई डोंट बिलीव इट कि अगर आपकी बाल गिर रहे हैं तो बॉडी में कोई वजह नहीं है, देयर इज ऑलवेज एन अंडरलाइंग कॉज, और हमें उस रीज़न को पहले आइडेंटिफाई करना ताकि हम उसके अकॉर्डिंगली ट्रीटमेंट की तरफ जा सकें। आप ऊपर से ट्रांसप्लांट भी करा लें, बाल गिर जाएंगे। बाल वॉन्ट स्टे, क्योंकि अगर आपके बॉडी में कोई ऐसा प्रॉब्लम है जो एड्रेस नहीं हो रहा, लेट्स से इट्स थायराइड, लेट्स से इट्स आयरन डेफिशिएंसी, लेट्स से इट्स विटामिन डी, एंड यू आर नॉट ट्रीटिंग। तो आप चाहे फिर 6 तेल मिक्स करके, चाहे प्याज का पानी लगा लें, चाहे प्याज का तेल, चाहे मेथी दाना, चाहे कलौंजी, कुछ भी डाल के तेल पका के कर लें, कुछ नहीं होना। प्याज का तेल है और ये बहुत सारे तेल मिक्स करके जो लगा रहे होते हैं, इसका फायदा होता है या नुकसान होता है उल्टा? Me being a doctor, I think I believe more in these scientific things, and yes, होता होगा फायदा, लेकिन इससे होता है कि लोग एक्सेसिव हो जाते हैं with these treatments. ये भी कहा जाता है ना कि जब आप ऑयल लगा रहे हैं तो इट्स नॉट द ऑयल, इट्स द मसाज। जब आप मसाज कर रहे हैं तो आपके ब्लड सर्कुलेशन बेहतर हो रही है, तो उससे आपके शायद बाल बेहतर होंगे। बहुत विग्रेस मसाजिंग से बाल टूट जाएंगे। बहुत लाइट मसाज एंड यूज जेंटल ऑयल्स, बस अम्मी से हल्का हल्का ऑलिव ऑयल यूज कर लें, कोकोनट ऑयल। अम्मी तो हल्का हल्का नहीं करती, हमें तो याद है क्या होता था, नहीं क्या होता था, जब पोनी बनाई जा रही चुटिया तो वो ऐसी कस के बना के स्कूल भेज रहे होते थे। अच्छा, इट्स वेरी गुड कि जो यंग गर्ल्स हैं, बच्चियां हैं, उनकी मदर्स उनके टाइट पोनीज करके, ठीक है, उनको स्कूल भेज रही होती हैं। उससे क्या होता है, उनके बाल अगर थिक हो रहे होते हैं या वैसे भी, तो फ्रंट से पीछे होना शुरू हो जाते हैं और माथा बड़े होने लग जाता है। तो आप देखें फ्रंटल एलोपेशिया हो रहा है। तो पोनी टाइट नहीं करनी बच्चियों की जी आपने स्कूल भेजते हुए। मिसेस जमीला इस्लामाबाद से कॉल किया। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या आप पूछना चाहेंगी? मिसेस जमील आप साथ मौजूद हैं? चलें, आई थिंक उनको भी जवाब मिल गया होगा। ट्रीटमेंट प्लान पे आ जाते हैं। क्या सिर्फ डेफिशिएंसी को ट्रीट कर देना मे बी मेडिकेशन से या फूड से वो भी काफ़ी हो जाता है? क्योंकि ज़ाहिर जब आप डिसाइड करेंगे कि अच्छा ये प्लान है तो उसके अकॉर्डिंगली आपको आगे जाना होता है और वो डिफाइन करेगा कि आपका डायग्नोसिस क्या था। थोड़ा सा बताएं कि इस वक्त क्या टेक्निक्स हैं या क्या टेक्नोलॉजीज हैं जो कि इस्तेमाल हो रही हैं, या क्या मेडिकेशंस हैं जो कि आप नॉर्मली प्रिस्क्राइब कर रही होते हैं कि हेयर फॉल रुक जाए? ओके, अगर आपकी कोई डेफिशिएंसी है उसको तो ट्रीट करना ही करना है, ठीक है, वो तो मैंने आपको पहले बताया है। लेकिन साथ में सपोर्टिव ट्रीटमेंट्स हैं। सपोर्टिव ट्रीटमेंट्स डिपेंड करते हैं एज पे, जेंडर पे, कि कितने अरसे से हेयर फॉल है, कितना हेयर फॉल है, कितना एक्सटेंसिव है, कौन से टाइप का है, द सो मेनी थिंग्स। ओके, अगर इसमें ये है कि आपका हेयर फॉल सेकेंड थर्ड स्टेज पे जा रहा है और ज़्यादा होना शुरू हो गया और किस डेफिशिएंसी के साथ यू नीड अ प्रोसीजर देन, एंड देयर इज़ अ गुड न्यूज़ फॉर एवरीबडी हु इज़ वाचिंग कि पहले ये ट्रीटमेंट ऑप्शंस अवेलेबल नहीं थे। अगर किसी के बाल बिल्कुल ख़त्म हो रहे हैं तो एक ट्रांसप्लांट ऑप्शन था, बट नाउ दे आर ट्रीटमेंट, दे आर नेचुरल ट्रीटमेंट्स जिससे नेचुरल हेयर ग्रोथ होती है, रीग्रोथ होती है। यस यस, यानी गंजा हो गया बंदा और बाल वापस आएंगे। गंजा में ये कि अगर बंजर ज़मीन है फिर तो कुछ भी नहीं होगा ना। बंजर ज़मीन से क्या मुराद थी आपकी? बिल्कुल ही हेयर फॉलिकल अगर नहीं है वहाँ तो कुछ भी नहीं हो सकता। वो टिंट चमक रही है तो इसका मतलब है आप फॉलिकल खत्म। ठीक है, ट्रांसप्लांट इससे पहले कि आपकी टिंट चमकना शुरू हो जाए पहले कुछ कर ले। नहीं, इट्स नॉर्मल ना, मतलब क्या है वो, आप जल्दी कर ले वरना टिंट चमकेगी। बहुत से लोग इस स्टेज गंजे होते हैं पर उनका हेयर फॉलिकल प्रिजर्व्ड होता है उस स्टेज में। दिस ट्रीटमेंट इज कॉल्ड एक्सोसोम्स, एंड दीज आर जो मैं यूज करती हूँ, दीज आर अमेरिकन एक्सोसोम, FDA अप्रूव्ड एक्सोसोम्स, वेरी सेफ। एंड इसमें होता क्या है? इसमें स्टेम सेल होता है और स्टेम सेल के अंदर पावर अल्लाह ताला की तरफ से कि वो एक डैमेजिंग सेल को रिपेयर करता है और उसको स्ट्रॉन्ग करता है। आपका हेयर फॉलिकल जो वीक हो रहा होता है और लूज हो रहा होता है, उसमें से बाल गिर रहा होता है, उसको टाइट करता है, उसको स्ट्रॉन्ग करता है और वो एंकर करता है। एक सेशन होता है ये? डिपेंड्स, दिस डिपेंड्स ऑन कि कितना हेयर फॉल है, रीज़न क्या है हेयर फॉल का। तो कुछ लोगों में एक सेशन मोर देन इनफ होता है, कुछ में रिपीट करना होता है, बट मैंने देखा है कि मेरा कोई भी पेशेंट ऐसा नहीं है कि जिसको फ़ायदा ना हुआ हो। अब कितना फ़ायदा है ये डिफ़र करता है, वो डिफ़र कर रहा होता है। और कितना टाइम लग जाता है वापस बालों को आने में? स्टेम सेल की अगर बात करें, 3 मंथ्स पे हेयर ग्रोथ नज़र आती है।
अच्छा। एंड आई ट्रीटेड अ लेडी, शी वाज इन लेट 70s, और वो मेरे पास आई, मैंने उनको बोला इन योर केस आई एम नॉट वेरी होपफुल, बट शी वाज एडमेंट, ओके आई वांट द ट्रीटमेंट। मैंने कर दिया एंड टू माय सरप्राइज शी हैड अ हेयर बैक, and then she after 6 months she came back from UK and she had her second session. Wow. Yes. अच्छा, ये जो आप जिस थेरेपी की बात कर रही हैं, स्टेम सेल थेरेपी की, ये सबके लिए रिकमेंडेड होती है? हर कोई करा सकता है। अच्छा, हर कोई करा सकता है। तो ये जो कहा जा रहा होता है कि जो मर्द हैं उनके बाल उस तरह से ज़्यादा वापस नहीं आ सकते जितने ख़वातीन के हेयर रीग्रोथ हो जाती है। It's such a revolutionary treatment. It has taken the aesthetic industry by storm, not just in Pakistan but globally. And the good thing is you don't have to go under the knife. You don't have to go through that pain and trauma, and you get the hair back. Right. Natural hair growth. एक कॉलर भी है, अनीसा हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या पूछना चाहेंगी? लाइन ड्रॉप हो गया। अच्छा, जो स्टेम सेल थेरेपी की हम बात करते हैं, मैं उस पर आपसे एक राय और भी लूँगा कि ठीक है, किसी के बाल गिरना शुरू हो गए या गिर गए, लेकिन बाल आप ज़रा स्टेम सेल थेरेपी से कर सकते हैं। सिर्फ इसमें एक कमेंट कर दीजिएगा कि उसमें फिर साथ साथ उसके रीज़न को आइडेंटिफाई करके ट्रीट भी तो करना है ना। मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ठीक है, ये लाजमी करना। अगर रीजन को ट्रीट नहीं कर रहे हो, स्टेम सेल कर लें, जो मर्जी कर लें, बाल हमारा डॉक्टर से रिकमेंडेशन बहुत। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में हमें वक्त देने के लिए। सब सेकंड में ब्रेक शामिल करेंगे, वापस आएंगे, साथ रहिए। वेलकम बैक। नौनिहालों को माजूरी से बचाने का मिशन जारी है। मुल्क में 9 सितंबर से कौमी ज़ेली इंसदाद पोलियो मुहिम शुरू हो चुकी है। 15 सितंबर तक ये जारी रहनी है। इस मुहिम के दौरान 3 करोड़ से ज़ायद बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाए जाएंगे ताकि उन्हें इस खतरनाक बीमारी से महफूज रखा जा सके। इस पर हम बात करेंगे। पोलियो प्रोग्राम पंजाब के तर्जुमान डॉक्टर नासिर राना ने हमें ज्वाइन किया। आप चाइल्ड स्पेशलिस्ट भी हैं चिल्ड्रन हॉस्पिटल में। सर, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। सर, जब हम इस मुहिम की बात करते हैं, ज़ाहिर है हम मुहिम भी चला रहे हैं, फिर ज़ेली मुहिम भी चल रही होती है, हम एक हदफ भी सेट करते हैं और हदफ को पूरा करने की पूरी कोशिश भी होती है। थोड़ा सा इस ज़ेली मुहिम से मुतालिक बताइएगा, पंजाब में किस तरीके से इस हदफ को पूरा किया जाएगा? हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम जी। एक तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने टाइम दिया इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ को। एक पब्लिक इशू है जो कि आप समझ लें कि पाकिस्तान के लिए, सारी दुनिया में इस वक्त एक चैलेंज बना हुआ है। इसमें ये होता है कि एक तो इम्यूनाइजेशन सारी चल रही है, दूसरा सेकेंडली है कि कभी किसी जगह से कोई केस रिपोर्ट हो जाए या सीवेज वाटर से सिंपल रूटीन में सैंपल लिए जाते हैं पानी के यानी आपके लिए नमूने लिए जाते हैं, उसमें अगर वाइल्ड पोलियो मिल जाए किसी इलाके में तो फिर उस सारे एरिया में इसकी एक कैंपेन चलाई जाती है। क्योंकि रिसेंटली 1-2 जगह से इस तरह मिले हैं, तो इस वजह से ये जो सप्लीमेंट्री इम्यूनाइजेशन डे है, एक कैंपेन चलाई जा रही है। इसमें अब जो 5 साल से नीचे जितने बच्चे हैं उन सारों को कवर किया जाएगा। अच्छा, इसमें एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि रूटीन में कुछ बच्चे जब पला रहे होते हैं, डिफरेंट एज ग्रुप्स के होते हैं, तो जब लोग फिर पूछते हैं जी कैंपेन चलाने का क्या मकसद है, कैंपेन चलाने का मकसद ये होता है कि उसी वक्त में सारे बच्चों को जो उस एज के वल्नरेबल ग्रुप है, सारों को एक ही वक्त में ड्रॉप्स पिला दिए जाएं, ताकि अगर किसी जगह पे पोलियो वायरस पाया जा रहा है या उसकी सर्कुलेशन का शक है तो वो वहीं पे साइकिल ब्रेक हो जाए। सही। डॉक्टर साहब, हमने ज़ाहिर है अब केसेस हम जहाँ पर हम ये चाह रहे हैं कि पोलियो फ्री कर दिया जाए पाकिस्तान को भी, बट हम देख रहे होते हैं कि केसेस सामने आ रहे होते हैं और इस साल भी हमारे सामने कुछ केसेस हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा हैं अगर फैलने के पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो। क्या चैलेंजेस हैं, हम क्या चैलेंजेस अभी भी हम फेस कर रहे हैं? क्या रिफ्यूज़ल्स को हम कम नहीं कर पा रहे हैं या हमारी स्ट्रैटेजी में कहीं ना कहीं कोई कमी रह जाती है? देखिए, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, चैलेंजेस अभी भी हैं के जो पहले WHO के एनरोल्ड कंट्रीज 160-80, उनमें सिर्फ 2 कंट्रीज रह गए हैं, पाकिस्तान और अफगानिस्तान, जहाँ पे अभी तक ये मसला बना हुआ है। अब जो ज्यादा बड़ा प्रॉब्लम ये होता है कि जो यहाँ पे अफगानिस्तान के साथ पाकिस्तान का बॉर्डर है वो बहुत बड़ा है और वो अभी तक आप समझ लें अनप्रोटेक्टेड है सॉर्ट ऑफ। हाँ, डेली हजारों की तादाद में लोग ट्रेवल करते हैं, पेशावर में आते हैं KP के से, वहां से इस्लामाबाद, लाहौर, कराची, हर जगह डेली बेसिस पे ट्रैवलिंग होती है। अब जब तक अफगानिस्तान को कवर नहीं करेंगे, अफगानिस्तान वाले बच्चों को भी प्रोटेक्शन नहीं होगी, तो वो आए दिन इधर आते रहते हैं। सेकेंडली, फिर हमारे यहाँ पे भी होता है कि कुछ लोगों में अभी तक अनफॉर्चुनेटली लोगों का होता है कि जी चलें कोई बात नहीं, पिछली दफा पिला दिए थे, इस दफा नहीं पिलाते, हमने 6 महीने पहले पिला दिए थे। तो जब कैंपेन चलती है कुछ लोग रिफ्यूज कर देते हैं, कहते हैं जी हमारा बच्चा घर पे नहीं है, वो कहते हैं जी हमारा बच्चा कहीं पे गया हुआ है, एज ए गेस्ट गया हुआ है या अवेलेबल। तो वो जब जो मिसिंग चाइल्ड होते हैं, फिर अगर वो इम्यून नहीं है तो फिर वो एक सोर्स बनते हैं। तो अभी भी हमें काफी चैलेंजेस हैं, लोग 100% इसमें कोऑपरेशन नहीं करते, नहीं कर रहे होते। डॉक्टर साहब, अगर सिर्फ और सिर्फ हम पाकिस्तान अफगानिस्तान बॉर्डर को एक टारगेट एरिया समझ लें
कि जो भी वहाँ से आमदरफ्त हो रही है, जो लोग वहाँ से यहाँ पे आ रहे हैं या जो भी अफगानिस्तान का से हो यहाँ पर आ रहे हैं, हम ये टारगेट रख लें कि पोलियो ड्रॉप्स लाजमी पिलाने हैं, नो मैटर व्हाट, हर दफ़ा पिलाने हैं और बिल्कुल इस पर कंप्लाइंस होनी चाहिए, तो शायद काफ़ी हद तक हम इस पर काबू पा लेंगे। आपकी बात बिल्कुल ठीक है। देखें, अभी इसमें दोनों एस्पेक्ट्स पे काम होना है। इसमें पब्लिक अवेयरनेस और पब्लिक की पार्टिसिपेशन भी बहुत ज़रूरी है। एट द सेम टाइम गवर्नमेंट लेवल पे बड़ा एक स्ट्रिक्टली इसको मैनेज करना पड़ेगा, क्योंकि देखिए जब आज से 8-10 साल पहले दुनिया के बहुत सारे कंट्रीज पोलियो फ्री हो गए, इंक्लूडिंग हमारे हमसाये कंट्रीज भी फ्री हो गए, और पाकिस्तान पे उन्होंने कहा कि जी जो पाकिस्तान से बच्चा जाए या बड़ा जाए बाहर इवन हज कर उस पोलियो के खतरे पिए। जब उन्होंने सख्ती की तो लोगों ने पिए। तो इसी तरह अगर हम सख्ती करें हर स्टेशन पे, हर जगह, बॉर्डर एरिया पे, एयरपोर्ट्स पे, हर जगह सख्ती करें, जो जिसने नहीं पिए, या इवन मैंडेटरी ये भी किया जा सकता है कि जिसके पास वैक्सीनेशन कार्ड नहीं है, जिसके पास कोई रिकॉर्ड नहीं है, हम उसको प्रिज्यूम करें कि ही इज अनवैक्सीनेटेड। देखें, अब जो यूरोप और अमेरिका जो एक स्टैंडर्ड लिया जाता है, वहाँ पे अगर पढ़ी लिखी फैमिली भी आके कहती है कि जी हमारे बच्चों को तो फांसी टीके लगे हुए हैं, वहाँ के हॉस्पिटल वाले कहते हैं जी ठीक है आप अपना कार्ड दें, या कॉलेज वाले कहते हैं, स्कूल वाले कहते हैं, अगर वो इस वक्त हमारे पास कार्ड नहीं है तो वो कहते हैं देन वी वुड टेक यू एज अनवैक्सीनेटेड। वो हम कहते हैं जी हम आपको या तो दोबारा वैक्सीनेट करेंगे या फिर आप उसका कार्ड लेके आए। इस तरह का स्ट्रेटेजी हमें भी करनी पड़ेगी, हम इसको अचीव कर सकें, वरना स्टिग्मा बन गया सारी दुनिया में कि जी पाकिस्तान, अदरवाइज देखें पाकिस्तान बहुत सारी चीजों में बड़ा रीजनेबल परफॉर्म करता है, ठीक है ना, एजुकेशन होगी, मेडिकल एजुकेशन होगी, इंजीनियरिंग होगी, डिफरेंट चीजें बड़ा रीजनेबल परफॉर्म करता है। और बेचारा पोलियो के हवाले से देखिए कोशिशें तो की जा रही हैं, जिस हद तक कोशिश की जा सकती है उस हद तक कोशिश भी की जा रही है कि केसेस कम किए जा सकें और ऑब्वियसली स्ट्रैटेजी भी बेहतर की जा सकती है। लेकिन ये जो आपने अवेयरनेस वाली बात की ना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। एक तो जाहिर सी बात है, ये हम इस वक्त टेलीविजन प्रोग्राम भी कर रहे हैं और बाकी भी हम देख रहे होते हैं प्रोग्राम्स में अवेयरनेस के लिहाज से बात की जा रही होती है। एट द सेम टाइम क्या सोशल मीडिया पे भी मज़ीद जो है वो काम करने की ज़रूरत है, या फिर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में जाकर पेरेंट्स की काउंसलिंग के अवेयरनेस पे ज़्यादा से ज़्यादा काम हो सके, लोगों को पता हो कि कितना इंपॉर्टेंट ये है और किस तरह से अगर टीम उन तक नहीं पहुंच सकी इन एनी केस तो कैसे वो खुद जाकर पोलियो के खतरे भी अपने बच्चों को पिलवा सकते हैं। बिल्कुल, आपकी बात बिल्कुल सही है। हर तरह का इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल मीडिया, हर एक पे इस पे काम होना बहुत ज़रूरी है। आजकल तो पाकिस्तान में जितने मोबाइल हैं और जितने कनेक्शंस हैं, पाकिस्तान दुनिया में बहुत आगे है, 5वां-6वां कंट्री है इस तरह बनता है जितने कनेक्शंस पाकिस्तान में हैं। लेकिन इस पे लोग बाकी एंटरटेनमेंट की चीज़ें ज़रूर देखते हैं, लेकिन एजुकेशनल कम देखते हैं। तो हमें वन वे और द अदर लोगों को दिखानी चाहिए, उनको बताना चाहिए, और उसके साथ साथ देखें हमेशा जो कानून है ना, रेगुलेशंस हैं, उसको मजीद टाइट होना चाहिए कि किसी के बच्चे को कोई एडमिशन नहीं होगा, किसी को जॉब नहीं मिलेगी, किसी ने अगर कोई टिकट लेना है, चाहे बस का लेना है, ट्रेन का लेना है, या मतलब जहाज का होना चाहिए। डॉक्टर साहब बिल्कुल वैक्सीनेशन कार्ड दिखाएंगे तो ये आप ये फैसिलिटी अवेल कर सकेंगे। डॉक्टर साहब, अगर एनवायरनमेंट में पोलियो वायरस हो और नो मैटर व्हाट हमने अगर सारे ही बच्चों को पोलियो के से बचाव की वैक्सीन दी है, ड्रॉप्स दी हैं, तब भी खतरा होता है? अच्छा देखें, जो दो चीजें हैं बड़ी इंपॉर्टेंट। नंबर वन तो ये है कि जो पोलियो वायरस, ये इसका रिसोर्स जो सा या ह्यूमंस होते हैं या वाटर और इस तरह की चीजें होती हैं। ये ऐसा नहीं है कि किसी एनिमल में 6 महीने के लिए या 2 महीने 4 महीने के लिए उसमें मल्टीप्लाई होता है और दोबारा ह्यूमंस को लग जाए। अच्छा। इसी वजह से ये दुनिया से रेडिकेट भी हो गया। अगर इसका इशू होता तो रेडिकेट ना होता। ठीक है। अच्छा, सेकेंडली, अगर हमने बच्चों को वैक्सीनेट किया हो और बच्चों में इम्यूनिटी डेवलप हो चुकी हो तो वो फिर ये पोलियो वायरस वैसे ही डाई आउट हो जाएगा। ठीक है, एक बच्चे में क़ुव्वत मुदाफ़त ऐसी होगी उसकी कि वो हो जाएगा, हमारी इम्यूनिटी उस पर रिस्पॉन्ड कर देगी। डॉक्टर नासिर, बहुत शुक्रिया, साथ मौजूद थे, हमसे गुफ्तगू कर रहे थे। एक ब्रेक की तरफ जाएंगे, वापस आते हैं, साथ रहिए। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। पाकिस्तान में ज़हनी अमराज, तशवीशनाक हद तक इसमें इजाफा हो रहा है। वज़ारत सेहत की जानिब से कौमी असम्बली में पेश किए गए स्टैट्स के मुताबिक मुल्क में 8 करोड़ से ज़ायद लोग नफ्सियाती मसाइल का शिकार हो चुके हैं और बदकिस्मती से इन बढ़ते हुए नफ्सियाती मसाइल की वजह से मुल्क में खुदकुशी का रुझान बढ़ रहा है। जो स्टैट्स है उसके मुताबिक 2019 में खुदकुशी की जो शरह थी वो हर 1 लाख अफराद में 7.3 थी। 2020 में इसमें हमने एक राइज देखा और ये 8.9 पे चली गई। 2022 में ये 9.8 हो गई है और भी ज़ाहिर है हम जिस तरह आगे बढ़ रहे हैं एंटिसिपेट यही किया जा रहा है कि इसकी शरह में इजाफा हो रहा है। ये बहुत बड़ा ख़तरा है जिस पर आज हमें बात करनी है। और 2 रोज़ पहले सुसाइड प्रिवेंशन डे मनाया गया और इस साल का थीम था चेंज द नैरेटिव, जो कि इस पर बात नहीं होती।
इस पर हम बात करेंगे क्लिनिकल साइकियाट्रिस्ट डॉक्टर राबिया असगर ने हमें ज्वाइन किया। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया, कुछ स्टैट्स हमने शेयर भी किए। ये कितने महंगे हैं कि हर साल हम खुदकुशी की शरह में इजाफा देख रहे हैं। थैंक यू सो मच आपका यहाँ पे बुलाने का और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर हाईलाइट करने का। जैसे कि आपने अपनी उसमें मेंशन किया कि इसके अंदर तेज़ी से इजाफा होता जा रहा है और वर्ल्ड वाइड इसकी शरह में बहुत इजाफा हो गया है। और रिसेंटली जो 2021 में WHO के सर्वे के मुताबिक हर 7 लोग जो हैं 1 लाख लोगों में से उनमें सुसाइड हो रहा है। इसकी एक वजह ये भी है कि लोगों में इसके बारे में बहुत ज़्यादा स्टिग्मा है, उसके ऊपर खुल के बात नहीं की जाती है और इस मामले को दबा दिया जाता है और अंडर रिपोर्ट किया जाता है क्योंकि इसके ऊपर कुछ लीगल इश्यूज़ भी हो जाते हैं अक्सर, तो लोग इसके बारे में इस तरह से खुल के बात नहीं करते हैं और बहुत सारे लोग खामोशी से इसके हवाले से सफ़र कर रहे होते हैं। और बहुत सारी साइकेट्रिक इलनेसेस हैं जिनके साथ सुसाइड का ताल्लुक़ है, जैसे कि डिप्रेशन है, बाइपोलर अफेक्टिव डिसऑर्डर है, एंजाइटी है और ड्रग एडिक्शन है। इनके साथ सुसाइड की रिस्क बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। डॉक्टर साहब, मेन फैक्टर्स क्या हैं जो कि ट्रिगर करते हैं इंसाइड? क्योंकि डिप्रेशन की बात की जाए वो भी हमारे सामने अब अल्लाह मतलब एक तरह से कहना चाहिए अनफॉर्चुनेटली अगर ये चीज़ है तो वो भी डिप्रेशन भी बढ़ता हुआ हमें नज़र आ रहा है, जिसके ऊपर चले बात तो होना शुरू हो गई है। बाइपोलर डिसऑर्डर की जो आप बात करी इसमें अवेयरनेस भी बड़ी कम है आजकल लोगों को। एग्जैक्टली क्या ट्रिगर करता है? ट्रिगरिंग फैक्टर्स कौन से हैं? देखिए, ट्रिगरिंग फैक्टर्स भी होते हैं और कुछ आपके रिस्क फैक्टर्स भी होते हैं। बेसिकली जितनी भी साइकेट्रिक इश्यूज़ हैं उनको आप बहुत सिंपलिस्टिक वे में डिस्क्राइब नहीं कर सकते। उसमें जो उनकी इटियोलॉजी है, जो कॉज है, उसमें बायोलॉजिकल फैक्टर्स भी होते हैं जिनमें कि जेनेटिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कोई साथ में आपको कोई मेडिकल इलनेसेस हैं उसकी वजह से भी आपको साइकेट्रिक इलनेसेस का रिस्क बढ़ जाता है, जैसे कि डायबिटीज़ है, जैसे कि बहुत सारे न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हैं। इसके अलावा आपके कुछ साइकोलॉजिकल काउजेज़ होते हैं जिसमें कि आपकी पर्सनैलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ लोगों की पर्सनैलिटी में नेगेटिव माइंडसेट होता है, पेसिमिस्टिक थाट्स ज़्यादा उनको आती हैं। एग्जैक्टली। उसके अलावा बहुत ज़्यादा इम्पल्सिविटी होती है, छोटी छोटी चीज़ पे गुस्सा कर जाते हैं, एकदम से इरिटेट हो जाते हैं। और बहुत सारे सोशल फैक्टर्स होते हैं। सोशल फैक्टर्स में आपके कोई भी स्ट्रेस आ सकता है, किसी भी टाइम पे आपका ब्रेकअप हो सकता है, रिलेशनशिप के इश्यूज आ सकते हैं, आपके फैमिली के अंदर कोई प्रॉब्लम्स हो सकते हैं अपनी स्पाउस के साथ। इसके अलावा किसी फैमिली मेम्बर की डेथ हो सकती है, अनएम्प्लॉयमेंट हो सकती है। तो ये बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो कि आपके सुसाइड के रिस्क को या साइकेट्रिक इलनेसेस के रिस्क को बढ़ा सकते हैं। डॉक्टर साहब, सुसाइड तक इंसान, क्योंकि इर्द गिर्द के लोग, क्योंकि जो कर रहा है जाहिर सी बात है वो होशो हवास में नहीं है, इसके बारे में भी बात करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बट एट द सेम टाइम इर्द गिर्द के लोग वो कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये सुसाइड का रिस्क जो है वो इस शख्स में ज़्यादा है जो कि उनके इर्द गिर्द मौजूद है? क्या सिम्टम्स होते हैं? कुछ ख़ास अलामात होती हैं, जिस तरह से अगर कुछ लोगों को डिप्रेशन होता है तो उसके अंदर वो बातचीत उनकी कम हो जाती है, लोगों के साथ कम्युनिकेट करना कम कर जाते हैं, उनकी थोड़ी सी रूटीन में चेंजेस आना शुरू हो जाती हैं, अपने आप को आइसोलेट कर लेते हैं, कमरे में बंद करना शुरू कर देते हैं, या अगर आप उनसे कोई बात पूछें तो उनके अंदर मूड स्विंग्स, इरिटेबिलिटी आना शुरू हो जाती है। अक्सर वो आपको स्लीप डिस्टर्बेंस की कंप्लेंट करेंगे, आपको ये बताएंगे कि आजकल भूख नहीं लग रही है। तो ये वार्निंग साइंस होते हैं जो कि आपको इंडिकेट करते हैं कि इस बंदे के अंदर कोई साइकेट्रिक इशू है। और ये भी देखा गया है कि अक्सर ऐसे लोग मरने के हवाले से बातचीत कर रहे होते हैं, पिछले कुछ अरसे में बातचीत कर रहे होते हैं, और ये एक बड़ा अलार्मिंग साइन है इस चीज़ के ऊपर। जो उनके इर्द गिर्द वाले हैं, उनके दोस्त हैं, उनके फैमिली मेम्बर्स हैं, उनको डेफिनेटली उनको इनकरेज करना चाहिए ताकि वो साइकेट्रिक हेल्प लें एज सून एज़ पॉसिबल और इस मसले का सद्भाव कर सकें। अर्बन और रूरल, क्या इसमें हम थोड़ा सा बाइफरकेट कर पाते हैं, या कि हमें दोनों जगह पे इश्यूज ऐसे ही नज़र आते हैं और रुझान भी ऐसे ही नज़र आता है? ये जो रिसेंट स्टैटिस्टिक्स है उसमें देखा गया कि अर्बन एरियाज़ में भी और इसके अलावा रूरल एरियाज़ में भी बहुत ज़्यादा दोनों जगहों पे ये रिस्क है। जेंडर वाइज भी ऐसा ही है? जेंडर वाइज में मेल्स में कंपैरेटिवली एज कम्पेयर टू फीमेल्स रिस्क ज़्यादा है। 60 to 70% मेल्स में ज़्यादा सुसाइड कमिट करते हैं। इसमें एज ब्रैकेट भी कुछ स्पेसिफिक होती है? जी, एज ब्रैकेट ऑलमोस्ट 15 से 50 ईयर्स तक के एज ग्रुप में ये ज़्यादा। 15 साल तो बहुत 15 से जी बहुत छोटी उम्र के बच्चे, इवन 10 ईयर्स तक के बच्चों के अंदर भी ये ख्यालात पाए जाते हैं। 10 साल का बच्चा। फीलिंग सप्रेस होना ज़्यादा है कि हमने मर्द को जिस तरह बता दिया है कि इमोशनली वो एक्सप्रेस नहीं कर सकता चीज़ें, तुम मर्द हो, मर्द बनो, ये सारे
तो ये इतनी छोटी एज से जो हम बताना शुरू कर देते हैं, ये भी एक रीज़न है इसकी? जी जी, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। हमारे माशरे में एक मर्द का एक स्टीरियोटाइप है कि वो कभी उसको रोना नहीं चाहिए, अपने बारे में एक्सप्रेस नहीं करना चाहिए इमोशंस को, कि वो वीक कंसिडर किया जाता है। लेकिन ये चीज़ बहुत ज़्यादा उनको हार्म करती है। वो जब इंटरनलाइज कर लेते हैं अपनी फीलिंग्स को, स्पेशली नेगेटिव फीलिंग्स को, अपने स्ट्रेसर्स को, तो वो चीज़ उनके लिए बड़ी हार्मफुल हो जाती है और वो बाज़ औक़ात डिप्रेशन, ड्रग एडिक्शन और इसकी तरह फिर सुसाइड की तरफ लीड करती है। डॉक्टर साहब, आपने इससे पहले जो सिम्टम्स कुछ बताए थे और हमने ऐसे केसेस हमने विटनेस किए, सोशल मीडिया पे भी स्टोरीज लोग शेयर कर रहे होते हैं, उसमें भी हम ये देख रहे होते हैं कि कुछ लोगों के सिम्टम्स विजिबल नहीं होते। वो अपनी ज़िंदगी में नॉर्मल, वो ऑफिस भी जा रहे हैं, वो अपना काम भी कर रहे हैं और कोई देखकर भी उनको नहीं कह सकता। और जब ऐसा केस सामने आता है देन दे आर लाइक कि हमें तो कुछ ऐसा पता भी नहीं चला और ऐसा कुछ, क्योंकि वो शख्स तो अभी हंस रहा था, अभी तो वो हमारे पास से उठ के गया था। ऐसे कमेंट्स फिर हम बाद में सुन रहे होते हैं। ऐसा भी होता है, इस केस में कैसे आइडेंटिफाई किया जाए? अनफॉर्चुनेटली साइकेट्रिक इलनेसेस ऐसी नहीं है। मोस्ट ऑफ द साइकेट्रिक इलनेस आपको अपेरेंटली नज़र नहीं आती हैं, वो इंसान अंदर अंदर सफ़र कर रहे होते हैं। अगर आप पाकिस्तान का डाटा देखें तो पाकिस्तान की 22 करोड़ आबादी में से तकरीबन 8 करोड़ लोगों को साइकेट्रिक इश्यूज़ हैं, लेकिन आपको इतने लोग वहाँ पे हॉस्पिटल्स में, ओपीडीज़ में नज़र नहीं आएंगे, क्योंकि इन चीज़ों को एक तो स्टिग्मा बहुत है, फिर बहुत ही मुश्किल से लोग जब इस लेवल तक पहुँचते हैं कि उनको लगता है कि अब हेल्प सीख करनी चाहिए, दिस इज़ द एंड। और अक्सर हमारे पास आने से पहले वो एक आध सुसाइड अटेम्प्ट कर चुके होते हैं और वो चीज़ उन्होंने अपनी फैमिली मेम्बर्स के साथ भी डिस्क्लोज नहीं की होती है। तो इसके लिए अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है, स्टिग्मा कम करना ज़रूरी है। और जिस तरह से इस आज के टॉपिक की थीम है चेंज द नैरेटिव, आपको नैरेटिव चेंज करना है और उसको ओपनली डिस्कस करना है, लोगों को समझाना है कि इसकी कितनी इंपॉर्टेंस है मेंटल हेल्थ की, और उसके बारे में जितना आप जल्दी हेल्प सीख करें उतनी जल्दी आप अपने आप बेहतर हो सकते वो निकालेंगे उस फेज से। डॉक्टर साहब, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस टुडे। बहुत इंपॉर्टेंट मौजू, और अगर आप आसपास वाकई अपने किसी बहुत करीबी को या अगर किसी जान पहचाने आप देखें उसके रवैये में कोई तब्दीली है, जिस तरह वो पहले था अब वो वैसा नहीं रहा। समटाइम्स ऐसा होता है कि किसी की जॉब चली जाती है, कोई और ट्रॉमा होता है, कोई और इशू हो सकता है, तो प्लीज़ उस पर नज़र रखें, बात करें उससे, डिस्कस करें। अगर लगे कि कोई उसका ऐसा मामला चल रहा है तो उसे कहें कि लेट्स टॉक। सिर्फ जनरली भी हमारे हम इतने बिजी हो गए अपनी लाइफ में कि हम अपने दोस्तों पे चेक नहीं रख पा रहे होते, अपनी फैमिली में एक घर में रहते हुए आप चेक नहीं रख पा रहे होते कि आपका भाई कैसा है, आपकी बहन कैसी है, या आपके पेरेंट्स कैसे हैं। सो बाद में वो वही बात होती है कि काश हम उस टाइम पे पूछे। तो उस काश से बचने के लिए इम्पोर्टेंट है कि अपने इर्द गिर्द लोगों को टाइम दें, विजिलेंट रहें, उनके रवैयों को नोटिस करें, देन उनकी हेल्प करें। बिल्कुल। ब्रेक की तरफ बढ़ेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे, साथ रहिए। वेलकम बैक। अक्सर हम कंफ्यूज होते हैं कि अच्छा कौन सा पैकेज हम लें, ऑफ नेट मिनट्स के लिए, ऑन नेट मिनट्स के लिए, डेटा के लिए। और ऐसे में आज से कुछ लोग सवाल पूछ रहे हैं कि *699# इसकी सुपर पावर क्या है। हमने कहा आपको शो में बता भी दें कि *699# की सुपर पावर ये है कि जैसी भी ज़रूरत यानी जैसी भी नीड हो वैसा पैकेज आपको मिल जाएगा। यानी खास आपके लिए बनाए हुए पैकेजेस हैं दैट मीट योर स्पेसिफिक नीड्स। तो अब डेटा चाहिए, कितना चाहिए, ऑन नेट ऑफ नेट मिनट्स चाहिए, कितने चाहिए, तो डायल करें *699# और पैकेजेस मिलेंगे वैसे जैसे आप चाहें, स्टार्टिंग फ्रॉम एज लो एज ₹100। तो डायल नाउ टू गेट योर खास ऑफर्स मेड फॉर यू। बढ़ेंगे आगे अगले मौजू की तरफ। आज अगला मौजू बहुत इंटरेस्टिंग है, स्पेशली वो लोग जो एडवेंचर के साथ बहुत ज़्यादा जुड़े रहना चाहते हैं और जो एडवेंचर लवर्स हैं, जो कि एक ज़माने में मैं थी, अब आप बहुत ज़्यादा ज़ाहिर है आपका ज़माना गुजर गया, आप नए लोगों का ज़माना है। हमारे साथ दो ऐसे मेहमान मौजूद हैं जिन्होंने ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि दुनिया भर में अपनी महारत और हौसले का लोहा जो है वो उन्होंने मनवाया है। हम बात कर रहे हैं मारूफ कोहपैमा मोहम्मद यूनुस और नुमान समी की। मोहम्मद यूनुस की अगर बात की जाए तो 11 साल की उम्र से उन्होंने कोहपैमाई वो कर रहे हैं। 4 साल से इस फील्ड में वो प्रोफेशनल ट्रेनिंग वो फराहम कर रहे हैं। नेपाल से उन्होंने 2015 में सर्टिफिकेट जो है वो हासिल कर दिया था और कई बुलंद वाला चोटियां भी कर चुके हैं। सब कुछ हम नहीं बताएंगे, उनसे पूछना है। हाँ, ठीक है। इसके अलावा अगर नुमान समी की बात करें तो वो 4000 मीटर बुलंद चोटियां जो वो उसको सर कर रहे हैं, क्योंकि उनका भी टारगेट जा रहा है 8000 मीटर तो है, लेकिन वो साथ साथ जा रहे हैं आगे। दोनों साहब मौजूद हैं, यूनुस भी है, नुमान भी। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप लोग? वालेकुम सलाम। ग्रेट। K2 कब सर किया? अल्हम्दुलिल्लाह इस दफ़ा किया 29 जून को। अच्छा जी जी।
29 जून को, सॉरी 29 जुलाई को, 29 जुलाई। फर्स्ट टाइम किया? जी फर्स्ट टाइम किया। अच्छा, कैसा, कितना मुश्किल था? ये तो वैसे पूछना बनता नहीं है, लेकिन फिर भी बता दें। बहुत मुश्किल था। अपनी जुबानी बता दें। अगर देखा जाए तो काफ़ी देर से मैं कोशिश कर रहा था कि मैं कोई 8000 माउंटेन में क्लाइम करूं, और उससे पहले जो है मैंने जितने भी छोटे पीक मैंने क्लाइम किए उसमें 6000, 7000, 5000, 4000 के काफ़ी पीक्स किए। और अल्हम्दुलिल्लाह से इस दफ़ा जब मुझे K2 पे जाने का मौका मिला तो मेरे लिए एक बहुत खुशी की बात थी, क्योंकि अचानक मुझे एक तरह से सरप्राइज़ मिला है, जो कि K2 पे जाने का मेरा इरादा नहीं था। मेरे एक दोस्त थे आतिफ भाई, उसने मुझे कहा कि भाई आप K2 पे जा रहे हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह हो गए। और इसमें सबसे ज़्यादा मुझे आगे किया है मेरे उस्ताद मोहतरम जाहिद हुसैन राजपूत ने किया है, जो कि मुझे जितने मैंने ट्रेनिंग किया है सारे जो है एक तरह से देखा जाए तो फ्री ऑफ कोर्सेज उसने मुझे दिया है जाहिद हुसैन राजपूत साहब ने। और उसके इंस्टीट्यूट के थ्रू, चौगरी इंटरनेशनल के थ्रू हमने जितने भी ट्रेनिंग सीखा है, जितने हमने काम किया है, जितने हमारे फ्री में सिखा रहे हैं, क्योंकि एक महंगा एक तरह से एडवेंचर समझा जाता है, और अगर सिखा रहे हैं तो एक बहुत बड़ी बात है। नुमान, आप बताएं रिसेंटली क्या क्या आपने अभी अचीव किया? अच्छा, रिसेंटली अल्हम्दुलिल्लाह से मैंने सोकाई सर किया, जो कि थोड़ा सा टेक्निकल है, थोड़ा सा है, इन जैसा नहीं। हाँ, तो वो 4700 मीटर है और LI बटाग्राम का सबसे हाईएस्ट पीक है। इसके साथ साथ मैं खुद व्लॉगर हूँ और मुख्तलिफ माउंटेन व्लॉगिंग करते हैं आप ज़्यादा? माउंटेन एडवेंचर व्लॉगिंग करता हूँ। एडवेंचर की व्लॉगिंग करते हैं, जिसमें ऐसा हो कि जिस तरह अभी रिसेंटली मैंने 4200 मीटर पे मैंने बात लिया, उसमें खापिर उड़न में फेरी लेक। ओके, कितना ठंडा पानी था वो? उसका पैरामीटर तो मैं बताऊं तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि इतना था कि मैंने जब फर्स्ट डाइव लिया तो मैं पैरालाइज्ड हो गया पूरी बॉडी। तो अल्हम्दुलिल्लाह से जो मैंने अपनी सर ने जो सिखाए हैं, क्योंकि ये बहुत ख़िलाफ़ है इस चीज़ के, बट सर ने सिखाया है कि आप प्रॉपरली, मैं रॉप अप होकर प्रॉपरली अपने आप को बांधा हुआ था। दो मेरे साथ जो मेरे माउंटेन गाइड थे उन्होंने पकड़ा हुआ था प्रॉपरली, फिर उधर से अटैच भी किया हुआ था रॉक के साथ। सो टेक्निकली मैं मेंटली सेफ था कि हाँ मैं कर लूँगा, वो टर्न में बर्दाश्त कर लूँगा। ओके, सो वो बर्दाश्त कर लिया अल्हम्दुलिल्लाह। फिर निकल कर मैंने रनिंग की है, डिप्स निकाले हैं, कुछ चनअप्स वगैरह, वो सब चीज़ें मैंने की है, तो उस वजह से मेरी बॉडी जो है वहाँ पर हो गई। और ये वैसे जनरली जो आप कर रहे हैं 4000 मीटर बुलंद चोटियाँ, आपका टारगेट K2 है? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल है, और टारगेट नहीं बल्कि मैं कभी कभी मैंने इनसे एक दफ़ा मेरी बात हुई थी, मेरा टीचर है, इनसे बात हुई थी कि यूनस मैंने करना है, मैंने K2 करना है, किसी भी तरीके से मैंने करना है। इतना क्रेज़ है मुझे कि मुझे 3D ऑलरेडी फिक्स है मेरे माइंड में, K2 का कितने रूट से, कौन सा क्लासिकल रूट है, किस पे नहीं जाते, ये सब मुझे क्लियर है। मैं वैसे यूनस आपको टीचर देख के मुझे बड़ी अभी हैरानगी हो रही है। 2017 में एक एक्सपीडिशन पे यूनस मेरे गाइड भी थे, और हम बेस कैंप जब हम गए थे तो उस टाइम तक मुझे लगता नहीं था अच्छा K2 में सर कुछ ऐसा कोई प्लान नहीं था, बीच में आहिस्ता आहिस्ता आप सर बन गए आप। बिल्कुल, और गए बहुत दफ़ा K2 आप, सर अभी की है? जी, असल में मैंने ये कोर्सेज में कर रहे थे। आपको पता है पाकिस्तान में जो है स्पॉन्सरशिप का बहुत ज़्यादा मसला है, तो मैं तकरीबन 4-5 सालों से इक्विपमेंट इकट्ठा कर रहे थे। ये अभी जितने आपके पास इक्विपमेंट जो है मेरे ख्याल से तकरीबन 12 से 15 लाख रुपए के बनते हैं, तो हमने घर के साथ साथ अपने शौक़ को भी पूरा करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो इसमें हर ट्रिप पे जो है कोई 10,000, 20,000, 30,000 अपने इक्विपमेंट के ऊपर लगाते तकरीबन 2 साल पहले मेरी चीज़ें ये कंप्लीट हुई है, क्योंकि हम एकदम सारी चीज़ें अफोर्ड नहीं कर सकते, तो इसकी वजह से जो है मुझे थोड़ा सा टाइम लगे। कितना मुश्किल होता है वैसे कि इक्विपमेंट का भी ख्याल रखना और उसके बाद हर चीज़ कैप्चर करना, क्या फील? अपना भी ख्याल करना। एग्जैक्टली, मैंने सर से ये बात की थी, सर ने मुझे कहा कि आपने डबल ट्रेनिंग करनी है। वो इसलिए कि एटलीस्ट मेरे इक्विपमेंट्स जो है ना अभी मैं नहीं लेके आया, लेकिन उसमें इतना है कि उसका अपना जो है तकरीबन 12 kg वेट है, तो उसको लेके जाना। अभी रिसेंटली जो मैं समिट पे गया था सोकाई सर, तो मेरा अपने साथ तकरीबन 10 kg वेट मेरे पास सिर्फ इक्विपमेंट्स का था। इसमें GoPros है, ड्रोन है, सब चीज़ें। तो इवन रात को जब मैं क्लाइंब कर रहा था मैंने उसमें भी रिकॉर्ड बनाए हैं, जो कि हाँ तकरीबन कोई 12 आवर्स में मैंने सोकाई सर किया है, जो कि नॉर्मली करते हैं लोग 4 या 5 डेज। आज तक 12 आवर्स में सोकाई सर नहीं सर की? नहीं, लोकल का नहीं कह रहा, जो हमारे से डोमेन में है, जो माउंटेनियर्स है और जो है ट्रैकर्स है, उन्होंने से किसी ने नहीं किया। अल्हम्दुलिल्लाह से तकरीबन चुरकू पीक 4321 मीटर जो सिरन वैली का है, उसको मैंने 14 आवर्स में किया। मुझे ये शौक है कि जल्दी करना है,
हाँ, सिर्फ K2 समिट नहीं करना बल्कि स्पीडी करना है। तो K2 का रिकॉर्ड अभी 16 आवर्स का है? नहीं, 11 आवर्स का। 11 आवर्स का। उन्होंने वो गए और उन्होंने पैराग्लाइडिंग करके नीचे आए। ओके। हाँ, लेकिन वो दे आर वेरी इक्विप्ड, हमें इतना सपोर्ट नहीं है ना, उसके लिए मल्टीपल जो है आपको सप्लीमेंट्स वगैरह चाहिए, बहुत सी चीजें हैं। K2 एक्सपीडिशन के लिए आई थिंक कोई 60-70-80 लाख तो चाहिए तकरीबन। फॉरेनर्स के लिए तकरीबन 1 करोड़ तक, और बाकी लिए उतना। लेकिन मैं ये बताता इसलिए नहीं हूँ क्योंकि जो हमारे एडवेंचर कम्युनिटी से है वो थोड़ा सा डीमोटिवेट नहीं, इसलिए बताना जरूरी था कि लेकिन स्पॉन्सर्स के बगैर आप नहीं कर पाएंगे। ये रियलिस्टिक अप्रोच होना बड़ी इंपॉर्टेंट है। रियलिस्टिक नहीं है तो फिर कैसे? स्पॉन्सर पाकिस्तान में आई डोंट नो व्हाई, मैं इनको यही कह रहा था सर कि आपने K2 किया है, तो पूछते ना कैसे किया उन्होंने? कैसे किया जी? स्पॉन्सर्स खुद कैसे जमा किए? असल में इसमें मेरा दोस्त आतिफ भाई के इसमें बहुत ज़्यादा किरदार है, क्योंकि वहाँ उसने मुझे स्पॉन्सर किया था। आतिफ भाई वो खुद भी जा रहे थे लेकिन उसने खुद क्लेम नहीं करना था। स्पॉन्सर आपको मिल गया? जी जी बिल्कुल। तो उसकी तरफ से था और मुझे खोज रिजॉर्ट वालों की तरफ से बहुत ज़्यादा सपोर्ट थे और मेरे उस्ताद मोहतरम जाहिद साहब की तरफ से मुझे सपोर्ट थे, इसकी वजह से मैं कर सका। नहीं तो अगर मैं एज ए हाई एल्टीट्यूड पोर्टर अगर मैं किसी के साथ जाते तो मेरे लिए बहुत सारे मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। मैंने किसी क्लाइंट को भी साथ लेके जाना, पहले 2 साल मैंने इसी तरह किया है। पहले 2 साल मैंने हाई एल्टीट्यूड पोर्टरिंग किया है जिसमें मेरा सबमिट नहीं हुआ है। आपने देखा होगा लास्ट ईयर नंगा पर्वत पे जो हादसा हुआ, असी भट्टी साहब वहाँ पे स्टक हो गए, तो उसका जो है रेस्क्यू के लिए हम चले गए आगे, और अगर मैं उनके साथ भी होते तो हो सकता है कि मुझे सबमिट हो जाते, लेकिन मैं उनके साथ नहीं था, मैं थोड़ा सा पीछे था, उसकी वजह से जो मेरा सबमिट नहीं हो पाया। उससे पहले मैंने ब्रॉड पीक पे मैंने क्लाइंब किया, वहाँ पे भी मेरे साथ यही हालात हुए। मेरे साथ जो क्लाइंबर्स थे हमारे शिगर के, तो उसको हाइट सिकनेस का इशू बना, तो मैं उसके साथ जो है उसको रेस्क्यू किया, वहाँ से उसको नीचे लेके आना पड़ा। ये 2 सालों से मेरे साथ ये एक अजीब सा वाक़या। लेकिन चले वो आपकी उस वक्त रिस्पॉन्सिबिलिटी जो थी आपने उसको ज़्यादा मद्देनज़र रखा। उस टाइम पे मुझे खुशी सबसे इस बात पे मुझे थी कि मैं जो है समिट से ज़्यादा मुझे इस चीज़ का खुशी था, मैंने किसी की जान बचाया है, किसी को मैंने नीचे से। आपने कई बार रेस्क्यू मिशंस में हिस्सा लिया? जी जी बिल्कुल। उसके अलावा मैंने रेस्क्यू मिशन किया है यहाँ पे 2 दफ़ा मैंने किया। गंडोगरोला जो कि दुनिया का सबसे मुश्किल तरीन जो है पास है, उस पर 2 दफ़ा रेस्क्यू किया। एक कहाँ पे है? बड़ा मुश्किल सा नाम था ये गंडोगरोला। ये बल्तरो ट्रैक से होता हुआ अपने होशे वैली में उतरना है। उसका तकरीबन 5700 मीटर उसकी हाइट बनता है। उसके अलावा यहाँ पे सरवली पीक पे 2015 में हमारे पाकिस्तानी 3 कोहे पैमा जो है मिसिंग हुए थे। बेहतरीन रॉक क्लाइंबर थे पाकिस्तान में, मेरे ख्याल से उनसे कोई टॉप अब तक कोई नहीं आया है, काफ़ी टेक्निकल। तो उनकी वहाँ पे मिसिंग हो गए और 2015 में भी हम रेस्क्यू के लिए आए थे, वहाँ पे हमें नहीं मिले। 2016 में भी आए थे, नहीं मिले। और इस दफ़ा अल्ताफ़ अहमद है KL का है, तो उन्होंने उनके कोई रिमेंस वहाँ पे देखा है, तो हमें बुलाया अल्पाइन क्लब पाकिस्तान की तरफ से। हम वहाँ से आए और जो है हम जाके उसकी जो है सर्चिंग किया, तो 2 डेड बॉडीज़ पहले उनको मिले थे और 1 डेड बॉडीज़ को हम निकालने में कामयाब रहे। अच्छा यूनुस, अब आए दिन हम देख रहे होते हैं एडवेंचर के लिए जो लोग सबमिट करने जा रहे होते हैं, K2 हो कोई और पीक हो, हम हादसात काफ़ी ज़्यादा होते देख रहे हैं, रिपोर्ट भी हो रहे हैं। फिर उसके बाद रेस्क्यू के लिए जो लोग जाते हैं उनकी जान भी रिस्क में होती है एट द सेम टाइम। अब इसके क्या वजह आपको नज़र आ रही है? क्या हम सेफ्टी का ख्याल नहीं रख रहे होते? कितना इंपॉर्टेंट है, या कोई चेक एंड बैलेंस उस तरह नहीं होता कि आपका इक्विपमेंट सही है तो आपको आगे जाने दिया जाए सबमिट के लिए? असल में मेन मसला यहाँ पे आता है कि हमारे अपने यहाँ पे पाकिस्तानी जो है, हम पाकिस्तानी की बात करेंगे, वो इसलिए हादसे का शिकार ज़्यादा बनता है, हम वेल ट्रेन नहीं है, क्योंकि हमारे पास ऐसा कोई इदारा नहीं है जो कि हम गवर्नमेंट की तरफ से, प्राइवेट छोटे मोटे इदारे तो है जैसा अभी हम लोगों को सिखाते हैं। अभी हम किसी को अगर फ़र्ज़ करें, किसी को हम कहें कि बिल्कुल हमने रेट जो है ना होने के बराबर रखा हुआ है। इंटरनेशनल अगर आप देखेंगे तो $40,000 $20,000 हफ्ते का ट्रेनिंग का रखा हुआ, हमने बिल्कुल कम रखे हुए। लेकिन हमारे लोगों के अंदर अवेयरनेस नहीं है और हमारे पास कोई ऐसा इंस्टीट्यूट नहीं है जो कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से हमें होना चाहिए था। आपको पता होगा 2007 से एक स्कूल यहाँ पे अप्रूवल हुए हैं बल्तिस्तान में, उसके लिए जगह भी अलाटमेंट की हुई है, लेकिन अभी तक वहाँ पे काम नहीं हुए हैं। बस वहाँ पे 4 दीवारी करके रखा हुआ, कभी उसको पशु शिफ्ट करते हैं, कभी पशु से लेकर आप स्कर्दू आते हैं, बस इसी तरह चक्करों में पड़े हुए। तो हमें मेन चीज़ जो है, हमें चाहिए इंस्टीट्यूट चाहिए ताकि लोग वहाँ से ट्रेन होकर निकले। अभी हमारे लोगों के साथ हादसे होने का मेन रीज़न है कि हम ट्रेन नहीं हैं। अभी हमें फ़र्ज़ करें किसी माउंटेन पे जाता है तो उसके लिए स्पेसिफिक अपना एक टाइम मुकर्रर है, उस टाइम पे अगर हम नहीं जाएंगे तो ज़ाहिर बात है हम एग्जॉस्ट हो जाते हैं, धूप की वजह से रॉक फॉलिंग होती है। ट्रेनिंग की सर्टिफिकेशन ज़रूरी है जिसकी बिना पर आपको आगे जाने दिया जाए, अदरवाइज सेफ्टी को मद्देनजर रखते हुए आपको अलाउ ना किया जाए। बिल्कुल, तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। लास्टली नुमान, इतना मुश्किल स्पोर्ट, इतना टफ,
क्या चीज़ मोटिवेट करती है आपको कि कीप डूइंग दिस? माय ओन सेल्फ, योर ओन सेल्फ। क्योंकि मैं सब यही से कहता हूँ कि आप स्पीडी समिट्स क्यों करना चाहते हो। मैंने कहा मुझे खुद से कंपटीशन है, मुझे किसी से नहीं है, मुझे खुद को हराना है। हाँ, जो अंदर की आवाज़ है ना कि तुम नहीं कर सकते, यू कांट डू इट, उसको हराना है, नहीं कर सकता हूँ जी। हाँ, कर क्या बात है, क्या बात है। यूनुस एंड नुमान, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस टुडे। नाज़रीन, इसी के साथ आज के प्रोग्राम से इतना ही। दोबारा मुलाकात कल करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।